कल क्या पढ़ाया था तुम लोगों को? पहले तुम्हारा लिबरलिज्म आया था, है ना? पहले तुम्हारा लिबरलिज्म आया, पहले लिबरलिज्म आया, है ना? लिबरलिज्म जब आया तो ग्रेट डिप्रेशन आ गया, तो उसकी वजह से फिर केनेसिज्म आया, ठीक है? केनेसिज्म आया, तो उसके बाद अब देखो क्या हुआ। केनेसिज्म तो चल रहा था, उसके बाद देखते हैं क्या। केनेसिज्म जब आया था तुम्हारा, जॉन मेनार्किट्स ने लाया था, उसके बाद क्या हुआ 1971 में। जैसे मैं तुम लोगों को ये नहीं पढ़ाई थी कि आखिर ये केनेसिज्म में क्या क्या गया था, चलो एक बार मैं बता देती हूँ। केनेसिज्म में आया था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। अब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का काम था कि यहाँ पे लिखा हूँ, जैसे कि जब ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस आया केनेसिज्म के थ्रू, तो बोला गया कि यूएस, यहाँ पे देखो लिखा यूएस डॉलर वाज पेज टू गोल्ड 35 पर वंस, ठीक है ना? 35 पर वंस गोल्ड को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेगा, मतलब यूएस डॉलर देगा तो वो लोग गोल्ड देंगे, इस तरह से कन्वर्ट होगा। और ये कन्वर्ट कौन करेगा? तुम्हारा वही ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ठीक है? फिक्स एक्सचेंज रेट कर दिया जाएगा कि इतना गोल्ड पे इतना डॉलर मिलेगा, ये सब काम करना, ठीक है ना? तब तक इकोनॉमिक ठीक रेगुलेट हो रही थी। लेकिन 1970 में क्या हुआ, इकोनॉमिक कैसे चल रही थी? जब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस आई, केनेसिज्म आई, तो वहां पे क्या हो रहा था, बोला गया था कि 35 पर वंस, वहां पे वंस चलता है, ठीक है ना? गोल्ड को यूएस डॉलर से कन्वर्ट किया जाए, ठीक है ना? इस तरह से मार्केट रेगुलेट किया जा रहा था, ठीक है? और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है वो क्या करती है, ये सब करती थी, ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या हुआ 1971 में यूएस बोला कि हम नहीं करेंगे। 1971 में क्राइसिस आया था, ठीक है? ऑयल क्राइसिस, जैसे अभी ऑयल क्राइसिस आया, अभी गैस क्राइसिस आया हुआ है ना, इसी तरह 1971 में ओपेक जो है ना, ओपेक वो क्या करता है कि पेट्रोलियम का दाम बढ़ा देता है, तो इसलिए ऑयल क्राइसिस आ जाता है, जिस तरह अभी गैस क्राइसिस हुआ है ना? तो उसी तरह 1971 में ऑयल क्राइसिस आया था। ऑयल क्राइसिस आने से फाइनेंशियल क्राइसिस आया, ठीक है? तो यूएस बोला कि अब हम गोल्ड स्टैंडर्ड वाला जो स्कीम है ना, उसे हम बाहर लेंगे, विड्रॉ लेंगे। 1971 में बोला कि हमको विड्रॉ लेना है, हमको निकलना, अब हम गोल्ड और डॉलर को एक्सचेंज नहीं करेंगे, ठीक है? और 1944 में क्या हुआ था कि तुम्हारा ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस आई थी। अब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का काम क्या था कि हमको यूएस डॉलर को कन्वर्ट करना है 35% वंस में, है ना? 35 पर वंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है? लेकिन 1971 में क्या हुआ, देखो यहाँ से ये तो ऊपर में बता दी कि 1971 में यूएस जो है गोल्ड स्टैंडर्ड से आपको विड्रॉ कर लेता है। तो कौन विड्रॉ करता है, कौन प्रेसिडेंट? रिचर्ड निक्सन होते हैं, रिचर्ड निक्सन जो है ना, वो बोलते हैं ना कि अब हमको गोल्ड को अब हमको डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करनी है, ठीक है? हमको नहीं करना, ये बात बोलते थे। देखो, निक्सन स्टार्ट्स द ग्लोबल विंडो, ठीक है? President Richard Nixon suspend the convertibility of the US dollar into gold 15 अगस्त 1971। 15 अगस्त 1971 में बोला कि गोल्ड को अब यूएस डॉलर में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, मैं इसको सस्पेंड करता हूँ। अब जैसे ही रिचर्ड निक्सन ये बात बोलते हैं कि हम इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं, यूएस डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। कौन बोल रहा है? रिचर्ड निक्सन बोल रहे हैं। उसी वक्त ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। क्यों? ब्रेटन वुड सिस्टम को लाया ही लग गया था कि तुम्हारा काम है यूएस डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट करो। कितना परसेंट में? 35% 35 पर वंस में कन्वर्ट करना है ना। लेकिन 1971 में क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में चेंजिंग आता है। नेक्सन जो है वो बोलते हैं कि नहीं, सस्पेंड द कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द यूएस डॉलर इनटू गोल्ड। 15 अगस्त 1971 में नेक्सन जो है ये अनाउंसमेंट करते थे। वो जैसे अनाउंसमेंट करते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस खत्म, क्योंकि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है आ ही थी इसलिए। मेरी एक बात सुनो, ब्रेटन
ब्रेडेन वुड कॉन्फ्रेंस बोलो या सिस्टम बोलो, जो भी बोलो, ये आई थी क्यों? ठीक है, गोल्ड को कन्वर्ट करने के लिए डॉलर में, है ना, यही आई थी, गोल्ड को कन्वर्ट करने के लिए आई थी। ठीक है, अब जब यूएस ने मना ही कर दिया कि हम कन्वर्ट करेंगे ही नहीं, तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम खत्म हो गई। लेकिन ब्रेटन वुड्स सिस्टम से जो और इंस्टीट्यूशन निकल के आया था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, वो आज भी है। वर्ल्ड बैंक वो कैसे कैसे वो बताएंगे, वर्ल्ड बैंक आज भी है। ठीक है, द मूव वॉज मेड टू द कॉम्बैट इन्फ्लेशन टू ट्रेड डिफिस एंड डिफेक्शंस ऑफ यूएसए गोल्ड रिजर्व। यूएस में उस वक्त क्या था, 1971 में गरीबी आ गई थी, ट्रेड में कमी आ गई थी। ठीक है, धोखाधड़ी वगैरह होने लगा था, इसलिए 1971 में वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। और ये क्राइसिस क्यों आई थी, चलो हम लोग देखते हैं कि ये क्राइसिस क्या हुआ था, किस लिए आई थी। 1971 में यूएस में इकोनॉमिक क्राइसिस आया। 1973 से 1979 तक का ऑयल शॉक आया, मतलब ऑयल के दाम को, ओपेक जो था ना, ओपेक, उन्होंने क्या किया, ऑयल के प्राइस को बढ़ा दिया। अभी तुम लोग बोलो तो गैस का जो दाम है वो बढ़ा क्यों, जल्दी से मुझे बताओ, तुम लोग को जानना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट। अभी जो वार हो रहा है इसलिए। तो रीजन क्या है, वार तो हो रहा है तो पता है, रीजन क्या है? वो जो मतलब जो ट्रेड का जो रास्ता है, स्ट्रेट हॉर्मोन्स, उसको मतलब लॉक कर दिया गया है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो द स्ट्रेट, ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स, मैं उस दिन में भी क्लास में मेंशन की थी, ये हम लोग का पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ये अभी करंट टॉपिक है। ठीक है ना, ये ओमान और ईरान के बीच में, ठीक है, ईरान के बीच में, ईरान ने यहाँ पे बैन लगा दिया कि यहाँ से कोई गैस लेके नहीं पा रहा। ठीक है, इस वजह से गैस का दाम जो है ना वो बढ़ गया, मिल ही नहीं रहा, गैस तो आ ही नहीं रहा, जब आएगा नहीं तो फिर बताओ कैसे हो। उसी तरह 1973 1979 में ओपेक जो है ना, मिडिल ईस्ट पूरा नेचुरल चीज से बड़ा भरा पड़ा हुआ है। मिडिल ईस्ट को तुम देखोगी ना, मतलब एक होता है नेचुरल चीज, वहां पे है बहुत सारा चीज। तो ओपेक क्या है, वहां पे तेल का कुआं है ना उन लोग पास, तो उन्होंने क्या किया, तेल का दाम ही बढ़ा दिया। जब तेल का दाम बढ़ाया तो क्या हुआ, साइमल्टेनियस एक ही वक्त में हाई इन्फ्लेशन आ गया, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, कॉन्ट्रोडिक्टिंग होने लगा, तो कैनेसिज्म प्रेडिक्शन गलत हो गया। देखिए फिर आ गया क्राइसिस, ग्रेट डिप्रेशन 1930 में, है ना। फिर यूएस बड़ी कंट्री, वहां पे आएगा तो सब पे इफेक्ट पड़ेगा। फिलिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड राइजिंग पब्लिक डेट create widespread disillusionment and Keynesian economic। बोला गया कि भाई Keynesian economic तो भी disillusionment साबित हुआ, ये भी तो खराब, ये disillusionment साबित हुआ। ठीक है, नहीं, Keynesian तो भी फेल कर गई, कहाँ, इकोनॉमिक तो क्राइसिस आ गया। जब कोई बड़े कंट्री में क्राइसिस आता है ना, उसका इफेक्ट सारा छोटी कंट्री पे पड़ता है। तो जब यूएस में क्राइसिस आया तो बोला गया कि भाई देखो कैनेसिज्म भी फेल कर गया, लिबरलिज्म फेल किया, ठीक है, तो आपने कैनेसिज्म लाया, तो अब कैनेसिज्म भी फेल कर गया क्योंकि यूएस में क्राइसिस आ गया। और जब यूएस में क्राइसिस आया, इस वजह से 1971 में रिचर्ड निक्सन बोलते हैं कि हमको गोल्ड को अब डॉलर में कन्वर्ट नहीं करना है, जिसकी वजह से ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब फिर लोगों ने बोला कि भाई जब फिर से क्राइसिस आई, फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, तो अब हम लोग को इस क्राइसिस के निपटने के लिए फिर से लिबरलिज्म को लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, फिर से लिबरलिज्म को लाना पड़ेगा। लेकिन इस बार हम लोग उसको लिबरलिज्म नहीं बोलेंगे, बल्कि न्यू लिबरलिज्म। अब मार्केट खुद से रेगुलेट होगी, फ्री, हमने देख लिया, हमने केनेसिज्म की पॉलिसी को अपनाया और हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है मार्केट को डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट जो है मार्केट को रेगुलेट करेगी, ये कोई फायदा कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फिर से क्राइसिस आ गया 1970 में, 1971, है ना, फिर क्राइसिस आ गया। तो बताइए, तो चलो फिर से लिबरलिज्म में आते हैं। इस बार लिबरलिज्म में थोड़ा न्यू चेंज करके लाएंगे, तो इसलिए इसका नाम रखा है न्यू लिबरलिज्म। ठीक है, अच्छा, राइज ऑफ न्यू लिबरलिज्म।
डिमांड ऑफ द रिवाइवल ऑफ द क्लासिकल लिबरलिज्म, बोले भाई थोड़ा चेंज करेंगे, क्लासिकल लिबरलिज्म जो है ना उसको थोड़ा सा चेंज कर दो। ये जो था ये ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज कनेक्टिविटी, फ्री मार्केट, न्यू लिबरलिज्म का फीचर। न्यू लिबरलिज्म किस पे फोकस करता है? फ्री मार्केट पे, प्राइवेटाइजेशन से, डीरेगुलेशन, मार्केट को छोड़ दो, मार्केट खुद से रेगुलेट होगी, कोई रेगुलेट नहीं करेगा, डीरेगुलेट है ना, मार्केट ड्यू रेगुलेट है, मार्केट क्या है? डीरेगुलेशन, मार्केट खुद से रेगुलेट होगी, उसको कोई रेगुलेट नहीं करेगा, ठीक है। रिड्यूस गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन को कम करो मार्केट में। दो थिंकर है, रॉबर्ट कोहान आफ्टर हेजेमनी, इनके बुक का नाम है, बुक का नाम है ना, और जोसेफ नाइस, सॉफ्ट पावर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी, ठीक है। आ जाओ, हमने तो पढ़ लिया कि लिबरलिज्म आ गया। लिबरलिज्म आया तो दो थिंकर्स हैं, ठीक है, थिंकर नहीं सॉरी, दो पॉलिटिशियन, ठीक है, जिन्होंने, अब कुछ तुझे पूछेगा क्वेश्चन कि वर्ल्ड में न्यू लिबरलिज्म आने में दो पॉलिटिशियन, कौन दो ऐसे पॉलिटिशियन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? रोनाल्ड रेगन और मार्गरेट थैचर, ये लोग जो है ना न्यू लिबरलिज्म को लाने में, राइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्होंने बोला कि मार्केट अब डीरेगुलेट होगी, टैक्स कट होगा, प्राइवेटाइजेशन होगी, फ्री मार्केट होगी, ठीक है। देयर सक्सेस इंस्पायर ग्लोबल इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड न्यू लिबरल मॉडल, और ये न्यू लिबरल मॉडल के अंदर आते हैं। अब बात आया कि भाई सुनो, मार्केट को डीरेगुलेट कौन करेगा, इसको कौन पॉपुलर कौन करेगा? ये जो न्यू लिबरलिज्म है ना, इस न्यू लिबरलिज्म को पॉपुलर कौन करेगा, चलाएगा कौन, काम कौन करेगा? न्यू लिबरलिज्म का काम करने के लिए कोई होना चाहिए ना, बोला गया, ठीक है। न्यू लिबरलिज्म तो आ गया, हमने इसका फीचर भी सेट कर दिया कि डीरेगुलेशन, टैक्स कट, प्राइवेटाइजेशन, फ्री मार्केट, ये सब है, गवर्नमेंट का कंट्रोल, काम, ये सब है, ठीक है। लेकिन न्यू लिबरलिज्म आया, इसको पॉपुलर करने के लिए भी तो चाहिए, कौन इसको चलाएगा, कौन, ये भी तो चाहिए भाई। तो बोला गया न्यू लिबरलिज्म बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस भी, इंटरडिपेंडेंस एक कंट्री को दूसरे कंट्री में, पुरानी वाली तो फीचर इसके अंदर रहेगी कि इंटरडिपेंडेंस, तो कौन करेगा ये सब काम, कौन करेगा? हम लोग तो जो सेट के कौन करेगा? तो बोला गया कि भाई सुनो, याद है कैलिसिज्म में ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस आई थी, और ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस में दो इंस्टीट्यूशन आया था, वही इंस्टीट्यूशन को हम लोग ले आते, वही इंस्टीट्यूशन हम लोगों को काम करेगी। तो ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस में दो इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी आई थी, बताओ, नाम बताओ। IMF और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो इन्होंने वर्ल्ड बैंक IMF को इसीलिए नहीं हटाया कि ये जो है ना ये न्यू लिबरलिज्म को आने में रोल प्ले करेगी। तो बोला गया कि IMF को लाया गया, ऑफर फाइनेंशियल एड बट ऑफ इन कंडीशन प्रमोटिंग न्यू लिबरल रिफॉर्म, ऑस्टेरिटी, डीरेगुलेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन, ये IMF करेगी, डीरेगुलेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन, ये IMF करेगी। वर्ल्ड बैंक क्या करेगी? ग्लोबल साउथ प्रोवाइड करेगी लोन, खास करके ग्लोबल साउथ कंट्री को। बोला कि जो देखो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएगा, वर्ल्ड बैंक क्या करेगी, जो गरीब कंट्री है ना उनको पैसा देगी, है ना, और गरीब कंट्री को बोलेगी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करेगी। अभी मैं बताऊंगी ये क्या है, ठीक है। ये हटा दो, इसके कैट को मैं हटा दूँ। देखो IMF क्या बोलती है, मेरी बात सुनो, IMF कैसे हो गया, न्यू लिबरलिज्म का काम कैसे करेगी? देखो IMF बोलती है कि अगर किसी को मेरे यहाँ से लोन चाहिए तो हम लोन देंगे, ठीक है ना। 1991 में इंडिया का लोन जो है ना, इंडिया का फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला था इंडिया में, इंडिया का इकोनॉमी क्लोज थी 1991 से पहले, ठीक है। तो इंडिया गया IMF के पास कि हम लोगों को लोन दीजिए। IMF ने एक पॉलिसी सेट करके रखा है कि अगर आपको लोन चाहिए, ठीक है, तो आपको अपने इकोनॉमी को ओपन करना होगा। ओपन का मतलब क्या कि आपके कंट्री में दूसरे लोग ट्रेड करने आएंगे और आप दूसरे कंट्री में ट्रेड कीजिएगा, मतलब आप प्राइवेटाइजेशन कीजिएगा, आप अपने कंट्री को ओपन कीजिए प्राइवेटाइजेशन के लिए, लिबरलाइजेशन के लिए और ग्लोबलाइजेशन के लिए, LPG, ठीक है ना। तो इंडिया ने बोला ठीक है हम करते, ओपन कर दिया। देखो ये काम कौन कर रहा है, IMF, ठीक है। फिर वर्ल्ड बैंक ने बोला कि अगर कोई खास करके ग्लोबल साउथ कंट्री
स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम का मतलब है ये तो तुम्हारा गरीबी पड़ गया तब तुम्हारा IMF से लोन ले रहा, लेकिन कोई कंट्री ग्लोबल साउथ कंट्री, ग्लोबल साउथ कंट्री में कौन आएगी, इंडिया, ब्राजील, ये सब आएगी, ठीक है। ग्लोबल साउथ कंट्री चाहती है कि अपने कंट्री में वो एडजस्ट, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम का मतलब है तुम अपने कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करना चाहती हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाना चाहती हो, है ना। तो उसके लिए अगर तुमको लोन लेना है तो वर्ल्ड बैंक देगा, ठीक है। देखो अब तुम लोन लेगी तो तुमको वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना पड़ेगा, अब वर्ल्ड बैंक का तुम मेंबर बनेगी तो सारे लोगों से दोस्ती होगा, तो तुम्हारा इंटरडिपेंडेंसी हो जाएगा। IMF भी वही काम कर रहा है, तुमको लोन देगा, ठीक है, तुम IMF के अंदर आ जाओगे। तो IMF क्या बोला, अपना बॉर्डर को ओपन कीजिए, किसके लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए, लिबरलाइजेशन के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए। अब इंडिया में भी सारे लोग आएंगे, इंडिया के सारे लोग भी जाएंगे दूसरे का ट्रेड करने के लिए, तो इस तरह क्या हो रहा है, इंडिया भी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी करेगी। लिबरलिज्म का शुरू से चिल्ला रही है, इंटरडिपेंडेंसी करो, इंटरडिपेंडेंसी करो, ट्रेड करो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन करो, है ना। ये सब करने से क्या होगा, तुम्हारा दोस्ती बना रहेगा, वार को अवॉइड किया जाएगा। तो देखो न्यू लिबरलिज्म, ठीक है, ये लोग दोनों काम कर रहा है, ठीक है, ये न्यू लिबरलिज्म के जो फीचर है उसको लोग बढ़ा रहा है, IMF है ना। IMF ये सब काम कर रहा है कि हाँ भाई आपको हम लोन तभी देंगे आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो जाइए, तब लोन देंगे। वर्ल्ड बैंक होगा, हम आपको लोन देंगे, आप अपनी कंट्री में स्ट्रक्चर, आप इंडस्ट्री स्टार्ट कीजिए, लेकिन इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए बाहर कंट्री को इन्वेस्टमेंट तो भी करना पड़ेगा। अब बाहर कंट्री आपके कंट्री में आ रहे हैं, है ना, बाहर कंट्री के लोग, जैसे कि इंडिया से एलन मस्क आएगा, ठीक है ना, और इंडिया में बोलेगा कि हम आपका इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आधा बोलेगा, आधा इंडिया को बोलेगा चलो हम लोन ले लेंगे, तो अब दूसरे कंट्री से आ रहा है तो हम लोग का दोस्ती बढ़ रहा है, तो हम यूएस से नहीं लड़ाई करेंगे, क्यों भाई, क्योंकि हम यूएस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो देखो भाई इंटरडिपेंडेंसी हो रहा ना, ट्रेड भी होगा, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा, वर्ल्ड बैंक भी काम कर रही है न्यू लिबरलिज्म का, ठीक है। गैड भी कर रही है, फ्री ट्रेड करवाती है। हाँ अब आ जाओ, तो भाई IMF वर्ल्ड बैंक बिकम इंस्ट्रूमेंट फॉर द स्प्रेडिंग न्यू लिबरल रिफॉर्म वर्ल्ड बैंक। हाँ IMF और वर्ल्ड बैंक ये बना, ये क्या बना, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना, ये न्यू लिबरल रिफॉर्म को पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर रही थी, है ना। डोमिनेशन बाय ग्लोबल नॉर्थ इंटरेस्ट स्पेशली USA UK बाय रेगन एंड थाइचर। बोला कि ये जो न्यू लिबरल है ना, ये पूरी दुनिया पे क्या कर रही थी, ग्लोबल नॉर्थ, जो ग्लोबल नॉर्थ में कौन आई थी, USA UK फ्रांस ये लोग, है ना। ग्लोबल नॉर्थ में खास कर USA UK क्या कर रही थी, डोमिनेट कर रही, डोमिनेट। और सारी कंट्री क्या बोल रही थी, रीस्ट्रक्चर प्रोग्राम। ग्लोबल साउथ कंट्री को बोल रही थी भाई आप अपने कंट्री के अंदर रीस्ट्रक्चर प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाइए, इंडस्ट्री स्टार्ट कीजिए, फैक्ट्री स्टार्ट कीजिए। 1981 में वाशिंगटन कंसेंसस, याद करो एग्जाम में PY को क्वेश्चन आया, ये मैं करवा चुकी थी तब क्वेश्चन आया, ठीक है। 1989 में वाशिंगटन कंसेंसस आया, इसको कॉइन किया था जॉन विलियम, दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, वाशिंगटन कॉन्सेंसस को किसने कॉइन किया था, ये क्वेश्चन आया था जॉन विलियमसन ने, ठीक ना। ये एक IMF के एडवाइजर थे जो डिस्क्राइब करते हैं स्टैंडर्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज, प्रमोट करते हैं क्राइसिस अफेक्टेड डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को वाशिंगटन कंसेंसस के लिए बताते हैं, ठीक है। तो तुमको बस यहाँ पे ये याद करना है कि वाशिंगटन कंसेंसस कब की, 1989 को। इसको कॉइन किसने किया था, तो जॉन विलियमसन ने वाशिंगटन कॉन्सेंसस को क्या करते हैं, तुम्हारा कॉइन करते हैं। वाशिंगटन कॉन्सेंसस में क्या बोला गया था, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम। मतलब स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट बाय कंट्री एज ए कंडीशन फॉर रिसीविंग लोन। अगर आप अपने कंट्री में सैप को स्टार्ट करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, मतलब इंडस्ट्रीज लगाते हैं, है ना, इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो आपको लोन लेना होगा। लोन किसे लेना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इन सबसे लोन लेना पड़ेगा, है ना। और इस प्रोग्राम स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम का पर्पस ही था कि कंट्री की जो इकोनॉमिक है ना उसको प्रमोट करे, ठीक है ना, और रिस्ट्रक्चर करे और प्राइवेटाइज। बोला कि स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम का पर्पस क्या था, प्राइवेटाइजेशन करना, है ना। जो अपने कंट्री में सैप को स्टार्ट करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, है ना, अपने इकोनॉमिक को ओपन करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा, डीरेगुलेशन, मार्केट को फ्री छोड़ दो, मार्केट को कंट्रोल मत करो। पहले गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखी थी, है ना। इंडिया में 1991 से पहले मार्केट पे कंट्रोल गवर्नमेंट का था कि हम अंदर ही ट्रेड करेंगे। 1991 के बाद इकोनॉमिक ओपन हो गई, है ना। तो बोला कि डीरेगुलेशन, मार्केट को खुद से रेगुलेट होने दीजिए। करेंसी का डीइवोल्यूशन हो गया, डीइवोल्यूशन,
ये सब स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम का फीचर है, ठीक है, वही न्यू लिबरलिज्म वाला ही फीचर है। बोल रहा है कि 1980 तक न्यू लिबरल पूरा फैल गया है ना। यूके ने क्या किया, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में इसको फैला दिया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, गैप, ये लोग एक टूल बना जिसने ग्लोबली इसको इम्प्लीमेंट किया है ना। खास कर ग्लोबल नॉर्थ को फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, जबकि ग्लोबल साउथ को भी फायदा हुआ, ठीक है, उन लोगों को भी कुछ फायदा हुआ, ठीक है। ट्रेड होगा तो फायदा होगा ही, ये बात है ना। न्यू लिबरलिज्म खत्म हो गया, ठीक है, न्यू लिबरलिज्म खत्म हो गया। ये बताओ जल्दी से, दोनों का आंसर बताओ। एक बार मैं रिविजन करा दूंगी, पहले क्वेश्चन कर लो उसके बाद। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बुक किसकी है? ऑप्शन 1। लक्ष्मी बोलो, लक्ष्मी बोली कि आरसी बोली? कौन बोली? हाँ बोले थे बा। और तुम बोली, अच्छा। लक्ष्मी कल पढ़ाए थे ना ये वाला, मुझे बताती। कैनेसिज्म को अच्छे से पढ़ना, वहां से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, देखो सारा ही पढ़ना है, देखो। जॉन मेनाकिट्स की बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 की बुक है। ऑप्शन 4। कैसे 4 आरसी ओ वाला का बने, इसका बोला जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जॉन मेनाकिट्स की बुक है ना, ये वाला का भी आंसर बता रहे हैं। हाँ हाँ, जॉन मेनाकिट्स। चलो इसका वाशिंगटन कॉन्सेंसस का आंसर बताओ। अभी पढ़ा है, हाँ अभी पढ़ा है। वाशिंगटन कॉन्सेंसस को किसने कॉइन किया था भाई? तो जॉन विलियमसन ने। हाँ चलो अब हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म आयर में इंटरनेशनल रिलेशंस में दो कैटेगरी में बांटा गया है, थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म और डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी में तुम लोगों को यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। वीडियो डाला हुआ है, देख लेना तुम, ठीक है। वही है जो यहाँ पढ़ाएंगे वही वहां पे। थ्योरी ऑफ पढ़ाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इस वजह से नहीं पढ़ा, ठीक है। थ्योरी ऑफ इंपीरियलिस्ट क्या बोलती है? एक्सपेंशन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो वो बढ़ रहे हैं। इंपीरियलिज्म इज द डोमिनेशन ऑफ वन नेशन ओवर अदर थ्रू द, बोला कि इंपीरियलिज्म जो है ना ये डोमिनेशन एक नेशन के ऊपर, चाहे वो कोलोनाइजेशन के थ्रू करे, चाहे वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू करे, चाहे वो मिलिट्री फोर्स के थ्रू करे, लेकिन किस तरीके से करे, ये क्या करती है? डोमिनेशन करके बेनिफिट उठाती इंपीरियलिज्म, ठीक है। जो मार्क्सिज्म के जो थिंकर है ना, या इंपीरियलिज्म के जो थिंकर है, उनका नाम है रोजा लग्जमबर्ग। रोजा लग्जमबर्ग मार्क्सिज्म थिंकर ही है, ठीक है, और इंपीरियलिज्म भी है। व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन जो है इंपीरियलिज्म के थिंकर है। कार्ल कॉटस्काई जो है इंपीरियलिज्म के थिंकर है, और ये लोग मार्क्सिस्ट थिंकर भी है। जो इंपीरियलिज्म के थिंकर है वो मार्क्सिस्ट भी है, वो लोग मार्क्सिस्ट के आइडिया को ही लेकर बोलते हैं, ठीक है। विल वेरिन तुम्हारा ये क्या नाम है, इंपीरियलिज्म के थिंकर है। रोजा लग्जमबर्ग क्या बोलती है, बस खाली याद करो ये मार्क्सिस्ट थिंकर है, और इसका याद करो कार्ल कोटस्काई ने क्या दिया है, अल्ट्रा इंपीरियलिज्म या हाइपर इंपीरियलिज्म। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अल्ट्रा इंपीरियलिज्म या हाइपर इंपीरियलिज्म किसकी है, तो कार्ल कोटस्काई की है। इंपीरियलिज्म पायनर ऑफ ए कैपिटलिज्म 1980 की बुक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इंपीरियलिज्म पायनर ऑफ कैपिटलिज्म किसकी बुक है, तो विल वेरिन की बुक है। एडवांस कैपिटलिज्म एंड बैकवर्ड सोशलिज्म किसकी है, विल वेरिन की बुक है, ठीक है।
हम लोग पढ़ेंगे इम्पीरियलिज्म, है ना। इम्पीरियलिज्म का एक जो थिंकर है ना उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्लादिमीर लेनिन। लेनिन का डेट एग्जाम में आया था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से पढ़ेंगे। इनकी बर्थ याद करो, इनकी बर्थ कब हुई थी? 28 अप्रैल 1870, 22 सॉरी, अप्रैल 22 है ना, अप्रैल 22 अप्रैल 1870 में क्या बर्थ हुआ था। ये इनका डेट जो एग्जाम में पूछा गया था कि इनका लेनिन का डेट कब हुआ था, जनवरी 21 जनवरी 1924, है ना। कहाँ पे भाई? तो गॉर्की मॉस्को, यूएसएसआर के मॉस्को के नजदीक गॉर्की, वहीं पे, ठीक है। तो हम लोग लेनिन को इतना क्यों पढ़ रहे? क्योंकि लेनिन ही एग्जाम में आता है, ठीक है। और भी बहुत सारे थिंकर हैं, मुझे जैसे लगेगा तो फिर उसके बाद जो छूट जाएगा वो क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। लेनिन का की कॉन्सेप्ट याद करो, इन्होंने दिया है वैनगार्ड ऑफ द प्रोलेटेरियट। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वैनगार्ड ऑफ द प्रोलेटेरियट किसकी है, ठीक है। वैनगार्ड ऑफ प्रोलेटेरियट जो है लेनिन की है। इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म, लेनिन की है। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म किसकी है? लेनिन की है। सोशलिस्टिक प्रोग्राम लेनिन की है। वन पार्टी कम्युनिस्ट स्टेट लेनिन की है। वैनगार्ड ऑफ द प्रोफेशनल रिवोल्यूशन, बोला जो वैनगार्ड होता है ना वो प्रोफेशनल रिवोल्यूशन होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट किसकी है? लेनिन की है। हम तो लोग अभी रिवीजन नहीं कराए ना, ड्यूटी से करा। इनका 3 बुक है, याद करो। व्हाट इज टू बी डन, वॉज टू बी डन 902, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1917, इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म, है ना। इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ, 3 बुक है, व्हाट इज टू बी डन, स्टेट एंड रिवोल्यूशन और इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म। ये 3 बुक जो है ये लेनिन की है, बस। लेनिन का बुक का नाम बताओ, तीनों बुक का नाम बताओ। What is to be done? हाँ Is to be done. हाँ State and revolution. हाँ, स्टेट एंड रिवोल्यूशन का डेट बताओ, स्टेट एंड रिवोल्यूशन का डेट बताओ। 1917. हाँ 1917. बिल्कुल। व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन का डेट बताओ। 1902। हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटल, 1902. हाँ सही बताइए, 1902 1920, ठीक है। Highest state of capitalism 1920, है ना। 1920. हाँ, ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे आखिर क्या बोल रहे हैं, है ना। एक बार पढ़िए था क्या, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, रिवीजन करो। बिहार का एग्जाम 6000 वैकेंसी निकली बिहार में, 6000, स्टेट यूनिवर्सिटी। वो लोग वेट कराएगा तभी कराएगा, मतलब समझो कि, लेकिन निकल गया है। नॉट एमपी भी ऐसे आता है, एमपी का भी नोटिफिकेशन पहले दे देगा तुमको, ठीक है। नोटिफिकेशन बिल्कुल एमपी के जैसा निकाला, नोटिफिकेशन देगा, फिर एमपी सेट करवाता है, उसके बाद एग्जाम करवाता है, मतलब 6 महीने तुमको प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो तुम लोग को ये पढ़ाने का मतलब क्या है कि बार बार पढ़ो भाई, है ना। बेट होगा तो तुम लोग, मान ली कि नेट अभी नहीं हो पा रहा तो बेट ही जल्दी, कुछ भी हो जाए, दोनों में से बेट या नेट तुम लोग क्लियर करना है। किसके लिए क्लियर करना है? बिहार के, है ना। वो भी स्टेट यूनिवर्सिटी में निकली है। एग्जाम तुम्हारा रिटेन है, कोई इंटरव्यू करेंगे, इंटरव्यू होगा 40 मार्क्स का होगा, 200 का एग्जाम है, जिसमें से 160 का रिटेन एग्जाम है। सोचो, एमसीक्यू होगा, रिटेन होगा, कुछ नहीं लिखा, खाली बोला रिटेन एग्जाम। 80 पॉलिटिकल साइंस का और 40 मार्क्स का तुम्हारा होगा ही। तुम लोग जब नेट क्वालिफाई क्लियर कर सकती है तो क्यों नहीं बिहार क्लियर कर सकते, है ना। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम क्लियर कर सकते, इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो अच्छा से अपना ध्यान दो और पढ़ो, ठीक है। चलो इस बार क्लियर करने की कोशिश करो। आ जाओ। इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? व्लादिमीर लेनिन का जो वर्क है इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट कैपिटलिज्म, ये एक मार्क्सिस्ट थ्योरी का टेक्स्ट है। लेनिन आर्ग्यू करते हैं कि इंपीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म मतलब क्या है कि एक दिन इंपीरियलिज्म जो है ना वो मोनोपोलिस्टिक कॉर्पोरेशन हो जाएगा, वो ना मोनोपोली कैपिटलिज्म हो जाएगा, ठीक है। वो हाईएस्ट इंपीरियलिज्म जो है ना वो कैपिटलिज्म का हाई, कैपिटलिज्म क्या है, एक दिन इतना डोमिनेशन हो जाएगा, एक दिन इतना डोमिनेशन, 100% डोमिनेशन, हद से ज्यादा, और वो चेंज होके इंपीरियलिज्म का शकल है, ठीक है। और इंपीरियलिज्म जो है ना मोनोपोली करने लगेगा लोग, मोनोपोली करेगा।
ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कॉर्पोरेशन बन गया है, ठीक है। यहाँ पे ये बात देख लो क्या क्या पूरा चाहिए नहीं जो पूरा। अच्छा, एक तो पढ़ लिए, अब वेन गार्ड का रोल पढ़ेंगे, रिवोल्यूशनरी चेंज। देखो मार्क्सिस्ट के बारे में पहले पढ़ो, कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं वर्कर को, कि वर्कर जो है वो रिवोल्यूशन करेंगे, ठीक है, और कैपिटलिज्म को, ठीक है, ओवरथ्रो करेंगे। क्या करेंगे? ओवरथ्रो करेंगे, उठाकर फेंक देंगे। ये कार्ल मार्क्स का था, ठीक है। लेनिन क्या बोलते हैं, चलो लेनिन का पढ़ते हैं, क्या कि लेनिन क्या बोल रहे हैं। कार्ल मार्क्स का स्टोरी समझिए ना, कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे हैं कि वर्कर जो है रिवोल्यूशन करेंगे, कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करेंगे, इस तरह से सोसाइटी में चेंजिंग आ जाएगी। ये कार्ल मार्क्स का स्टोरी था। लेनिन क्या बोल रहे हैं, आज लेनिन का मैं कलर चेंज कर, लेनिन बोल रहे हैं, समझना, वर्कर रिवोल्यूशन करेंगे, ठीक है, ठीक है, और कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? ओवरथ्रो कर देंगे, फेंक देंगे, उठा ओवरथ्रो करेंगे, ठीक है। देखो बिल्कुल सेम बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्कर को साथ देने के लिए, वर्कर को गाइड करने के लिए एक पर्सन, एक पार्टी होगी जिसका नाम होगा वेंगर। समझ में आ रहा? मार्क्स ने बोला कि रिवोल्यूशन होगा, वर्कर रिवोल्यूशन करेंगे, कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करेंगे, ठीक है। लेनिन ने भी यही बात बोला कि वर्कर रिवोल्यूशन करेंगे, कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करेंगे, लेकिन वर्कर को गाइड करने के लिए वैनगार्ड, यही बात है। Leadership and organization. The vanguard, according to Lenin, play a crucial role in leading organization the revolutionary movement. बोला वेनगार्ड जो है ना वो रिवोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये गाइड करेंगे फोर्स को, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन दिखाएंगे, रिवोल्यूशन चेंज करने का स्ट्रैटेजी बताएंगे, कैसे कैसे आप रिवोल्यूशन को अचीव कर सकते, ठीक है। लेनिन को बिलीव था कि जो प्रोलेटेरिएट, देखो वर्किंग क्लास को प्रोलेटेरिएट बोला जाता है या वर्किंग बोलते हैं, भाई वर्कर बोले या वर्किंग क्लास बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। बोले जो प्रोलेटेरिएट है या जो वर्किंग क्लास है वो एक दिन क्या करेंगे, लिबरेशन करेंगे। रिवोल्यूशन के बारे में सबसे ज्यादा फोकस लेनिन ने किया था, कार्ल मार्क्स ने खाली बोला था, लिखा नहीं था, ठीक है। लेकिन लेनिन ने लिखा था कि रिवोल्यूशन कौन चेंज करेगा, वर्किंग क्लास तो करेंगे, प्रोलेटेरिएट तो करेंगे, लेकिन उसको गाइड कौन करेगा, वेनगार्ड पार्टी। वो डायरेक्शन दिखाएंगे, वो गाइड करेंगे, किस स्ट्रैटेजी बताएंगे कि रिवोल्यूशन को कैसे चेंज करना है, ठीक है। ये आर्ग्यू करते हैं कि वर्किंग क्लास ड्यू टू देयर एक्सप्लॉयटेशन ऑपरेशन, वर्किंग क्लास अपने एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन की वजह कर कैपिटलिज्म के अंदर है, लेकिन है वो मोस्ट रिवोल्यूशनरी क्लास होगी जो लड़ाई करेंगे। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई लेनिन एम्फेसिस करती है कि वैनगार्ड पार्टी की जरूरत है, हाई जरूरत है, क्योंकि ये हाई ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन ग्रुप, रिवोल्यूशनरी ग्रुप होगी जो गाइड करेगी, लीड करेगी प्रोलेटेरिएट को उनके रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल के लिए। समझ में आ गया क्या बात है, पूरा स्टोरी बताओ, समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ, मैं क्या बताई कि वर्किंग क्लास को सपोर्ट करने के लिए कौन होगा, गाइड करने के लिए वेनगार्ड पार्टी। ये किसने बोला था, लेनिन ने बोला था, लेनिन ने बोला था, ठीक है। अब आओ डिक्टेटर सिर्फ ऑफ द प्रोलेटेरिएट स्टेट एंड ट्रांजेक्शन। मुझे 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 मैं कार्ल मार्क्स का ही कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगी, ठीक है। आ जाओ, बोल रही हूँ ना मैं कि कार्ल मार्क्स से पहले यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, कार्ल मार्क्स। चलो आरसी बताओ पहले क्या था, हिस्टोरिकल स्टेट ऑफ कार्ल मार्क्स का बताओ पहले क्या था, याद है? प्रिमेटिव होगा ना जी? हाँ,
एक मिनट रुको तो थोड़ा मुझे हटा दो, हट जा, आ जा रहा ना, पूरा दिमाग खराब हो रहा है। हाँ चलो, क्या बोली तुम ये? प्रिमिटिव। हाँ, क्या बोले इन्होंने? कार्ल मार्क्स बोलते हैं 6 स्टेज है, क्या है? 6 स्टेज ऑफ हिस्ट्री। पहला 1 नंबर में बोली तुम लोग प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव, इसको ना बड़ा जगह पे कराऊंगी, तो थोड़ा बड़ा जगह चाहती हूँ, नहीं समझा? यहीं पे समझाना पड़ेगा कि यहाँ लिखा हुआ नहीं, चला हटो, यहीं पे समझाती हूँ, ठीक है? प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ठीक है? दूसरा बताओ, स्लेव सोसाइटी। तीसरा बताओ, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म। एक मिनट, यू होगा फ्यूडलिज्म, F E U T फ्यूडलिज्म, ठीक है? फोर्थ बताओ, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म। इसके बाद होगा सोशलिज्म। सोशलिज्म। उसके बाद कम्युनिज्म। कम्युनिज्म। 6 स्टेज में प्रिमिटिव कम्युनिज्म पहला, स्लेव दूसरा, फ्यूडलिज्म तीसरा, है ना? फोर्थ कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। समझ में आ गया? आ जाओ, ये वाला जो फेस है ना, ये वाला फेस, इसको बोला जाता है ट्रांजेक्शनल फेस। क्यों ट्रांजेक्शन फेस? मुझे लगता है यहाँ पे तुम्हारा पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म बोला कि हर एक स्टेज जो चेंज होती है ना, वो मटेरियल पर्पस पे जगह, कार्ल मार्क्स बोल रही है। यहाँ पे प्रिमिटिव कम्युनिज्म में जब लोग लाइफ गुजार रहे थे, हंटर गेटरिंग वाली जिंदगी, बस खाली हाँ से ना जिंदगी गुजार रहे थे, फिर लोगों को लगा कि अब हमें थोड़ा अच्छा जिंदगी गुजारे, तो वो स्लेव वाली सोसाइटी में आ गई। स्लेव की स्लेव SLAV है, स्लेव सोसाइटी में आई। फिर फ्यूडलिज्म सोसाइटी में आई, ठीक है? जब फ्यूडलिज्म, तो फ्यूडलिज्म आया, पता है ना, फ्यूडलिज्म को हटा के कैपिटलिज्म आई। जब कैपिटलिज्म आया तो सोसाइटी में क्या हुआ? रिच एंड पुअर का गैप बढ़ गया, है ना? वर्किंग क्लास है, कैपिटलिज्म वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर कैपिटलिज्म पीरियड में क्या चलेगा कि वर्किंग क्लास जो है ना, कैपिटलिज्म से रिवोल्यूशन करेगी, है ना? रिवोल्यूशन करके कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर देगी, है ना? फेंक देगी उठाकर। उसके बाद जो पीरियड आएगा वो सोशलिज्म आएगा। पावर पूरा आ गया डिक्टेट वर्किंग क्लास के पास। पावर किसके पास आ गया? वर्किंग क्लास के पास, क्योंकि इन्होंने कैपिटलिज्म को उठा के फेंक दिया। अब पावर ट्रांजेक्शन होगा किसके पास आ गया? वर्क सोशलिज्म के पास आ गया, ठीक है ना? पावर जो है सोशलिज्म यानी वर्कर के पास पावर आ गया, वर्किंग क्लास। और जब पावर वर्किंग क्लास के, क्योंकि पावर तो उन्होंने ही छीना, वर्किंग क्लास ने रिवोल्यूशन किया तो वर्किंग क्लास ने पावर छीना, तो पावर तो उनके पास आ गया, ठीक है? तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं इसको ट्रांजेक्शन पीरियड, क्योंकि यहाँ भी पावर सिर्फ आया है, फिर ट्रांसफर हुआ है, ठीक है? सिर्फ पावर दिया गया है यहाँ पे कि भाई लड़ाई करके किसी से तो छीन छीन के रखेगा ना। तो सोशलिज्म में वर्किंग क्लास ने छीना पावर, पावर उन्हीं के पास था। तो यहाँ पर लेनिन बोल रहे हैं, अब लेनिन का कॉन्सेप्ट आएगा। लेनिन बोले कि जब पावर आ गया वर्किंग क्लास, सोशलिज्म के अंदर कौन है? वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास या प्रोलेटेरियट बोलो जो भी, जब पावर अगर आप इनके पास छोड़ दीजिएगा ना, वर्किंग क्लास के पास, या वर्किंग क्लास में क्या बोला जाता है? प्रोलेटेरियट, ठीक है? ये बोल रहे ना कि जब पावर अगर हम सोशलिज्म के पास छोड़ दें, और सोशलिज्म के अंदर कौन है? वर्किंग क्लास। तो अगर हम वर्किंग क्लास या प्रोलेटेरियट क्लास के पास पावर छोड़ देंगे ना कि भाई पावर तुम ही रखो, ठीक है, तुम ही रखो,
इनके पास छोड़ देंगे ना तो ये भी एक दिन डिक्टेटर बन जाए, ये भी डिक्टेटर बन जाए, क्या है, ये भी डिक्टेटर बन जाएंगे। और ये क्या करेंगे, फिर दूसरे क्लास को एक्सप्लॉइट करेंगे, फिर ये बुर्जुआ क्लास कैपिटलिज्म क्लास को क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, है ना। बुर्जुआ क्लास किसको बोलते हैं, कैपिटलिज्म क्लास। बुर्जुआ क्लास किसको बोलते हैं, कैपिटलिज्म। तो बोले कि जब अगर हम पावर प्रोलेटेरिएट के पास छोड़ देंगे तो प्रोलेटेरिएट क्या हो जाएगा, डिक्टेटरशिप बन जाएगा। और जब ये डिक्टेटर बन जाएगा ना तो फिर ये क्या करेगा, दूसरे क्लास यानी जो बुर्जुआ क्लास है या जो कैपिटलिज्म क्लास है उसको एक्सप्लॉइट करेगा। हम लोगों को सोसाइटी से एक्सप्लॉइटेशन को हटाना है ना, कोई भी किसी के ऊपर एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, सबका होगा, है ना। कम्युनिज्म, कम्युनिज्म मतलब ये सबका है, ठीक है, सबकी कम्युनिटी की है, पूरे सभी लोगों की है ना, हम लोग का ये बात है। तो हम यहाँ पर पावर नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पे लेनिन वही बात बोला, लेनिन प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो है लेनिन, याद रखना, ठीक है। ये बोले कि भाई लेनिन, कार्ल मार्क्स को भी इस बात से डर था, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई, उनको भी डर था कि अगर हम सोशलिज्म के पास पावर छोड़ देंगे ना तो वो भी डिक्टेटर बन जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट दिया था लेनिन ने, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट का कॉन्सेप्ट लेनिन ने दिया था। और ये रिवोल्यूशन का एक ट्रांजिशन फेज है। रिवोल्यूशन के पीरियड, ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन क्या किया जाएगा, पावर सिर्फ प्रोलेटेरिएट के पास छोड़ दिया जाएगा कि आप कुछ देर के लिए पावर रख लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर हम छोड़ देंगे तो ये भी एक दिन डिक्टेटर बन जाएगा। लेनिन के मुताबिक जब डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, जब प्रोलेटेरिएट डिक्टेटर बन जाएगा ना, द रूल ऑफ वर्किंग क्लास, तो वर्किंग क्लास का रूल चलेगा और वो बुर्जुआ क्लास और दूसरे क्लास को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो लेनिन आर्ग्यू करते हैं कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट शुड बी एक्सरसाइज थ्रू द सेंट्रलाइज, बोले कि पावर फिर उनके पास चला जाएगा, वो सब कंट्रोल करेंगे, वर्किंग क्लास हर चीज को कंट्रोल, ठीक है। समझ में आ गया। अगर तुमको पूछे कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट क्या है, तो बोला डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट जो भी ट्रांजिशन फेज है, ठीक है, जहां पर जो ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन आएगा, जब वर्किंग क्लास या प्रोलेटेरिएट क्लास जब रिवोल्यूशन करेगी ना तो वो पावर को ट्रांसफर करके देगी प्रोलेटेरिएट के पास, है ना, प्रोलेटेरिएट के पास पावर आएगी। लेकिन वो पावर हमेशा के लिए नहीं देंगे, अगर हमेशा के लिए देंगे तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, बोलो समझ में आया कि नहीं, आगे आ जाओ। अब लेनिन का डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म किसने दिया, तो ये भी लेनिन ने दिया। डेमोक्रेटिक को बोल रहा सेंट्रलाइज, सेंटर, देखो हम लोग दो वर्ड पढ़ते हैं, डिसेंट्रलाइज और एक पढ़ते हैं सेंट्रलाइज। दोनों में से कौन सा वर्ड बहुत अच्छा है, तो डिसेंट्रलाइज बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। अब ये डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइज बोला था, जब इसमें कुछ खराब बात बोला, अच्छा देखते हैं। A principle of organization is structure formulated by Lenin, which combine democracy, open discussion, centralism, strict discipline. It was designed to promote unity, effectiveness with the revolutionary movement, later appealed to governance of communist states. बोला कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन जो है ये एक स्ट्रक्चर है, लेनिन ने इसको एक्सप्लेन किया था, ये कॉम्बिनेशन है। बोला डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म जो है ना ये कॉम्बिनेशन है, किस किस चीज का, डेमोक्रेसी अच्छा और खराब चीज, मतलब सेंट्रलिज्म का मतलब यहाँ पे ये कोई खराब चीज नहीं बोला, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ठीक है, और ओपन डिस्कशन, ठीक है। तो ये बोला कि ये जो इसको डिजाइन किया गया था यूनिटी प्रमोट करने, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के अंदर जब जो वर्किंग क्लास जब मूवमेंट कर रही थी ना, तो ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन आपको डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म को लाना है। क्यों, एक तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो होगा और एक ओपन डिस्कशन फॉलो, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक पॉजिटिव वर्ड है और सेंट्रलिज्म का मतलब कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो। तो ये बात बोले कि जब रिवोल्यूशन होगी ना उस वक्त आप डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म को फॉलो करिए, अब बाद में इसको कम्युनिस्ट स्टेट में भी अप्लाई करें। लास्ट में क्या स्टेट आता है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ठीक है, फर्स्ट, दूसरी है स्लेव, तीसरी है तुम्हारा
एक मिनट, मैं सही बोल रही हूँ ना। पहली पहली तुम्हारा है, पहली क्या है, स्लेव ने, ठीक है, स्लेव बोल रहा है, नहीं स्लेव, प्राइमिटिव, स्लेव, फ्यूडल, फ्यूडल, कैपिटलिज्म, सोशल, लास्ट में कम्युनिज्म, है ना, कम्युनिज्म। तो ये बोला कि जो कम्युनिज्म है ना, वहां पर आप अप्लाई कीजिए डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन भी यूज कीजिए, लेकिन ये आपको कम्युनिज्म में भी अप्लाई कीजिए, बाद में भी इसको रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में भी यूज कीजिए कि ये बहुत इफेक्टिवनेस है और ये यूनिटी को प्रमोट करेगी, ठीक है। और इसको कम्युनिस्ट गवर्नेंस के अंदर भी अप्लाई कीजिए, ठीक है। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट जहां पे ओपननेस होगी, ओपन डिस्कशन होगी और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी फॉलो किया जाएगा। स्टेट एंड रिवोल्यूशन देखते क्या होगा। डिक्टेटर से तो कॉन्सेप्ट भी बात कर लोगे तो चलेगा, ठीक है। डिक्टेटर से तो प्रोलेटेरिएट का मतलब क्या है कि इट इज अ टेम्पररी ट्रांजिशन फेज, वही वही बात बोला इसमें। आफ्टर द वर्किंग क्लास, बोलिए डिक्टेटर से प्रोलेटेरिएट क्या है, ये ट्रांजिशनल फेज है जहां पे वर्किंग क्लास कुछ देर के लिए पावर दे देगी, है ना। The proletariat issues this state power to suppress former ruling class and dismantle capitalist institution। मतलब वो proletariat क्या करेगी, फिर capitalist class पे रूल करेगी, इसी को बोला गया डिक्टेटर। क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व है रूल बाय वन क्लास ओवर अनदर, एक क्लास दूसरे क्लास पर क्या कर रूल कर रही, तो ये फंडामेंटली डिफरेंट है कैपिटलिस्ट स्टेट से। लेकिन टूल फॉर द रिवोल्यूशन सोशल ट्रांसफर, मतलब यहाँ पे वही बोला कि फिर स्टेट जो है ना, फिर हम लोग को रिवोल्यूशन करना पड़ेगा स्टेट से, इसे यहाँ पे स्टेट एंड रिवोल्यूशन बोला कि जब डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरिएट बन जाएगी तो फिर रिवोल्यूशन करो स्टेट से, तो वही बात बोला। तो स्टेट एंड रिवोल्यूशन इसका बुक भी है ना। कंटिन्यू ऑफ क्लास स्ट्रगल अंडर सोशलिज्म, आ जाओ देखते क्या बोला लेनिन। क्लास स्ट्रगल एज ए फंडामेंटल एस्पेक्ट, लेनिन बिलीव करते हैं कि क्लास स्ट्रगल इनहेरेंट फ्यूचर ऑफ सोसाइटी इवन अंडर सोशलिज्म। या बड़े भाई सुनो, सोशलिज्म के अंदर रह कर भी आपको क्या करना है, क्लास स्ट्रगल करना है, ये लेनिन का बिलीव। वो आर्ग्यू करते हैं कि बुर्जुआ को, तुम बुर्जुआ से कंटिन्यू रेजिस्ट करो, कंटिन्यू तुम उससे रेजिस्ट करो, उसका अगेंस्ट जाओ, ठीक है, और एक सोशलिस्ट सोसाइटी को स्टैब्लिश करो। इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल तुम्हारा ऑनगोइंग चलते रहे, ठीक है। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का मतलब वही है भाई कि लेनिन बिलीव करते हैं कि टाइटली ऑर्गेनाइज पार्टी बेस एक डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का मतलब क्या है, ओपन डिस्कशन और एक बिल्कुल वेल डिसिप्लिन पार्टी, है ना। तो यहाँ पे वही बोले कि जब वार हो तो अब डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म होना चाहिए। ये क्या करेगी, कैपिटलिज्म को फेंक देगी, ठीक है, और सोशलिज्म को स्टैब्लिश कर देगी। यहाँ पे वही बोला कि वार को कंटिन्यू करेगा, सोशलिज्म के अंदर है क्या, वार को कंटिन्यू कीजिए, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म को स्टैब्लिश कीजिए, बस यही सब बात बोला। यहाँ पर तो कोई इंपोर्टेंट नहीं, इसको मैं पार करी, बस याद करना कंटिन्यूटी ऑफ क्लास स्ट्रगल अंडर सोशलिज्म किसकी है, तो लेनिन की है। रोजर लग्जमबर्ग का बुक याद करो, एग्जाम में आया हुआ है। रोजर लग्जमबर्ग एक मार्क्सिस्ट थॉट, एक मार्क्सिस्ट थिंकर है। सोशल रिफॉर्म ऑफ रिवोल्यूशन, सोशल रिफॉर्म या रिवोल्यूशन इनकी बुक है। रोजर लग्जमबर्ग जो थी ना, वो लेनिन से डिसएग्रीमेंट थी। लेनिन का जो हाईएस्ट एंड इम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म है ना, उसे बोलते हैं कि हाईएस्ट स्टेट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म, बस इतना ही पढ़वा दी। वो बोलते हैं कि नहीं, वो गलत है। चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद ये कल हो गया था ना, नहीं ये नहीं हुआ था, करो। इसमें से कौन सा एक न्यूरलिस्ट थ्योरी का फीचर नहीं, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? हेलो, हाँ देख रहे हैं। हाँ देखो, आराम से देखो, कीवर्ड देखो ना, कीवर्ड किससे पूछ रहा, न्यूरलिस्ट थ्योरी, कीवर्ड पकड़ो। मोनोपोली कैपिटलिज्म के बारे में कौन बात करेगा, ये तो तुम्हारा अभी बिल्कुल मोनोपोली कैपिटलिज्म यहाँ पे कहाँ आ जाएगी। बोल रहा है कि इन्वायरमेंट एनार्की है,
स्ट्रक्चर डिटरमाइन करती है एक्टर का बिहेवियर। आयन में स्ट्रक्चर के बारे में कौन बोलता है, न्यूरलिस्ट। स्टेट हमेशा इंगेज रहती है मोनोपोली कैपिटलिज्म, ये इंपीरियलिज्म वाली बात बोलते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी डायलेमा वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि सिक्योरिटी डायलेमा में क्या बोलता है कि हमेशा एक कंट्री को दूसरी कंट्री के ऊपर डिस्ट्रस्ट होगा, हमेशा फेयर होगा, जिसकी वजह कर क्या होता है, सिक्योरिटी डायलेमा का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, मतलब आर्म रेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका सही, है ना। अभी हम पढ़ाए कि मोनोपोली कैपिटलिज्म के बारे में इंपीरियलिज्म वाले बोलते हैं, है ना, इंपीरियलिज्म वाले बोलते हैं। ये का नहीं पढ़ाया था, ये पढ़ा दिए थे ना कल, हाँ ये पढ़ा दिए। क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है, एक मिनट उसमें ट्राई करो, फिर से लिख देंगे, फिर से भेज दीजिए। फिर से लिंक सेंड कर दिया, ठीक है। ये कल पढ़ा दिए थे, देख ले इसमें कुछ छूटा तो नहीं ना है, फिर पीडीएफ फिर खोलने में बड़ा प्रॉब्लम होगा। क्रिटिकल थ्योरी भी करा दिए थे, ये सब क्वेश्चन हो चुके, तो हो गया, कुछ ऐसा बाकी नहीं है, ये पीडीएफ बंद करेंगे। अब दूसरा पीडीएफ स्टार्ट। ठीक है, एक पीडीएफ कंप्लीट हुई जो कल का बचा हुआ था। तो अभी हम लोग पढ़े हैं मार्क्सिज्म के अंदर पढ़े तुम्हारा लेनिन, है ना, इंपीरियलिज्म पढ़े, और एक क्या पढ़े थे उससे पहले, हाँ न्यू लिबरलिज्म कंप्लीट हो गई। ठीक है, देख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट। तुमने मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रही, बताना मुझे, अगर तुमसे क्वेश्चन एग्जाम में आए कि G20 क्या है, G20 एक फोरम है। नहीं वो नहीं समझ, न्यू लिबरलिज्म के अंदर आएगा, नहीं G20 न्यू लिबरलिज्म के अंदर आएगा, ये बात नहीं समझ रही हो, G20 न्यू लिबरलिज्म के अंदर आएगा, बिल्कुल हाँ। अरे न्यू लिबरलिज्म तो चिल्ला चिल्ला के बोले ना, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आप लोग इंटरडिपेंडेंसी हो जाइए, डिस्कशन कीजिए, दोस्ती रहेगा। फिर इंस्टीट्यूशन जितने भी है ना, सारे न्यू लिबरलिज्म के अंदर आएंगे। ठीक है, WTO भी आ जाएगा न्यू लिबरलिज्म के अंदर, जो है सब न्यू लिबरलिज्म, हाँ न्यू लिबरलिज्म के अंदर आएगी। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, हम क्वेश्चन पूछ ली, पढ़ा ली तू तब क्वेश्चन पूछ, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारा है, पहले शुरू में फॉलो रहता है, फिर लास्ट में फॉलो जाता है। आ जाओ, मिलिबेंट प्रोटास डिबेट। ठीक है, मिलिटेंट, हम इसको ऐसे याद करते हैं, IM ठीक है, नहीं हाँ IM और PS, I से हो गया इंस्ट्रूमेंट और M से हो गया मिलीबैंड। ठीक है, P से हो गया प्रोटास, S से हो गया स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिलीबैंड प्रोटास डिबेट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा थिंकर इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म है, तो तुमको याद रहे कि IM है और PS है, याद रहे। ठीक है, IM है, PS, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो, क्वेश्चन आया हुआ है बहुत पहले ही वाला कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंटलिज्म के थिंकर है, तो मिलीबैंड भी है, पोलटास भी है, और भी दो थिंकर है, तो तुमको पता है IM है, इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म मिलीबैंड, है ना, ऐसे करके आता है। चलो देखते हैं कि ये क्या है, मिलीबैंड क्या बोलता है। मैं तो यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगी, डायरेक्ट यहाँ से, डायरेक्ट मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल दे के पढ़ाऊंगी, यही दे देती हूँ। चलो आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है, स्टेट जो है ना, रूलिंग क्लास का, बहुत इजी वे में बताऊंगी, रूलिंग क्लास का क्या है, सर्वेंट है। स्टेट रूलिंग क्लास का सर्वेंट है,
रूलिंग क्लास जो बोलती है स्टेट वही। रूलिंग क्लास कौन है? कैपिटलिस्ट। तो यानी कैपिटलिस्ट का भी क्या है? सर्वेंट। बस यही बोलता है इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, यही बोल रहा है। बाकी हम पढ़ते हैं, आ जाओ। मिलिबैंड आर्ग्यूड स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रूलिंग क्लास। इसको इंस्ट्रूमेंट क्यों बोला? रूलिंग क्लास, स्टेट रूलिंग क्लास का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे घुमाना चाहेंगे वो, क्योंकि वो सर्वेंट ही है, सर्वेंट है। तो जैसे बोलेंगे वैसे काम करेगी। इंस्ट्रूमेंट की जैसे मेरे हाथ में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, मैं जैसे मर्जी वैसे घुमाऊंगी, इंस्ट्रूमेंट मेरा सर्वेंट है। अभी मैं पेन से लिख रही हूँ, पेन क्या है कि इंस्ट्रूमेंट है। मैं पेन को जैसा घुमाने चाहूंगी घूम सकता है, ऐसे ऐसे कैसे करना चाहूंगी, वो इंस्ट्रूमेंट है। उसी तरह स्टेट जो है रूलिंग क्लास का एक इंस्ट्रूमेंट है। ये बिलीव करते हैं, इसको बोलेंगे राफेल मिलिबैंड। मिलिबैंड जो है बिलीव करते हैं कि स्टेट जो है सर्व करता है इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास डायरेक्टली थ्रू द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद इन द स्टेट एप्रोप्रिएट्स हु आर अलाइंड विद द कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट। बोला स्टेट जो भी काम करता है ना सोसाइटी में, जो भी काम करेगा वो कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही करेगा। कैपिटलिस्ट जो चाहेगा वही करेगा। ठीक है, अगर आज का मैं एग्जांपल दूं कि मान लो कि नरेंद्र मोदी स्टेट, ठीक है, अडानी कैपिटलिस्ट, तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? जो भी काम कर रहे हैं अडानी के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म। ठीक है, तो उसी तरह स्टेट कैपिटलिस्ट क्या चाह रही है, कैपिटलिस्ट का इंटरेस्ट क्या है, बिल्कुल उसी के एक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो ये बोलता है तुम्हारा मार्क्सिज्म, इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म। इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म के थिंकर है रैल्फ मिलिबैंड। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सा मार्क्सिज्म इनमें से स्टेट को सर्वेंट मानती है, तो मेरा आंसर इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म। थिंकर का नाम क्या है भाई? तो मिलिबैंड। ठीक है, बस वही बात है कि ये बिलीव करते हैं कि स्टेट जो है पावर को मेंटेन करके रखती है, कैपिटलिस्ट की पावर को मेंटेन करके रख रही है, क्या ताकि कैपिटलिस्ट का डोमिनेशन मेंटेन रहे, है ना। रूलिंग क्लास का इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करती है ना। तो सब बिल्कुल ऐसी सोसाइटी में इनइक्वालिटी भी आ जाती है, ये सब कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करती है। जो भी पॉलिसी, जो भी इंस्टीट्यूशन आएगी कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। इसी सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है, क्योंकि आप लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, है ना। इनका बुक का नाम है स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, एग्जाम में बहुत आया हुआ है। स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी 1969 की बुक है। ये स्टेट को सर्वेंट कौन समझता है? तो भाई मिलिबैंड, साफ साफ लिखा हुआ है। बुक का नाम है स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। स्टेट को सर्वेंट कौन समझता है? तो इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म समझते हैं। मुझे बताओ तुम लोगों को समझ में आया कि? ठीक है, समझ में तो आ ही गया, है ना। अब यहाँ पे आओ, इसी तरह इनका भी स्टोरी पढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाओ। निकोस पुलांटास, ठीक है, निकोस पुलांटास स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, निकोस पुलांटास, ठीक है। पुलांटास कॉन्टर्ड मिलिबैंड व्यू, मिलिबैंड के व्यू को गलत गलत बोला, बोला नहीं। स्टेट जो भी काम करता है ना, जो भी रिलेटिव ऑटोनॉमी में काम, कैपिटलिस्ट का क्लास बिल्कुल ये बिलीव करते कि स्टेट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर सेव बाय द ब्रॉडर कैपिटलिस्ट सिस्टम बट इज नॉट मेयरली टूल ऑफ द रूलिंग क्लास। बोला मैं ये बात मान रहा कि स्टेट का जो बड़ा स्ट्रक्चर है उसको सेव करता है बड़ा कैपिटलिस्ट क्लास, लेकिन रूलिंग क्लास का टूल नहीं है। रूलिंग क्लास को रूलिंग क्लास स्टेट रूलिंग क्लास का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। स्टेट रिलेटिव ऑटोनोमी तौर पे काम करता है। रिलेटिव स्टेट कैसे काम करता है? रिलेटिव ऑटोनोमी, जबकि स्टेट हैज ए कैपिटलिस्ट बाइस व्हिच इज आल्सो रिलेटिव ऑटोनोमी, वो रिलेटिव ऑटोनोमी में काम करता है। कैन इन्फ्लुएंस बाय द वेरियस सोशल फोर्स इंक्लूडिंग द वर्किंग क्लास, मतलब ठीक है वो कैपिटलिस्ट क्लास के लिए भी काम कर रहा है, लेकिन वो वर्किंग क्लास के लिए भी काम कर रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव ऑटोनोमी में काम करता है। ठीक है, तो स्टेट को कौन बोलता है कि स्टेट रिलेटिव ऑटोनोमी में काम करता है? ये स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म वाले थिंकर बोलते हैं। और स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के थिंकर का नाम क्या है? निकोस प्लोटास। ठीक है, इनका बुक का नाम है पॉलिटिकल पावर सोशल क्लासेस, 1968 की बुक। ठीक है,
एक और थिंकर है जो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म है, वो लुइस अल्थुसर। लुइस अल्थुसर जो है ये भी स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के थिंकर है। ठीक है, बताओ मुझे, अभी मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, उसके बाद यार अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा खाली मेरे को ये हटा लेने तो, हट जा रहा तो क्लास हट जाएगा थोड़ा सा। 1 मिनट हो जाए। और हम इंटरनेट खोल ही नहीं था, सुबह में जब तुम लोग क्लास करने का था तभी इंटरनेट खोली। आपको तो अनलिमिटेड मिलता है ना, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन देखती नहीं हो, अगर हम थोड़ा सा यूज कर लेते क्लास करने में प्रॉब्लम हो जाए। तीनों का ये प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है। हालांकि मेरा 5G मोबाइल भी है और तुम्हारा क्या नाम है, अनलिमिटेड 5G मिलेगा और मैं 3 मंथ का भराई हूँ। 1 मंथ का भी रहता तो लगता है कि हाँ इसीलिए हो रहा, पूरा फुल मंथ का भरा हुआ है। तो हम देखें, अगर हम बोलेंगे तो वाईफाई लगा, वही फायदा रहेगा। वाईफाई से क्या होता है तुम्हारा कि देखती हूँ, घर में मेरा कभी ऐसा नहीं होता था, मतलब कभी कदार हो गया अलग बात है, लेकिन एकदम कंटिन्यू हम जब रात से 12 बजे के बाद हम बंद कर देते हैं नेट, सोच लो। और नहीं बंद करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर नोट्स बनाना हुआ, कभी कुछ में कोई करना हुआ, तब जाके हम है ना नेट खोलते हैं ना। तो आज हम क्या पहले ही बना लिए थे, तो इस वजह से क्या नाम है नेट खोलेंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ बता देती हूँ रिलेटिव ऑटो यहाँ पे बोल रहा है कि देखो भाई, रिलेटिव ऑटोनॉमी का मतलब है कि जो स्टेट का जो काम है ना, स्टेट जो काम करता है, ठीक है, वो कैपिटलिस्ट क्लास के कैपिटलिस्ट क्लास से इंडिपेंडेंट होकर काम करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होकर काम करता है कैपिटलिस्ट क्लास स्टेट, सॉरी मैं पहले स्टेट का पूछ रहा हूँ। ये कर रहा यहाँ बनाती, चलो स्टेट है। ठीक है, मान लो कि स्टेट कोई काम कर रहा, कोई काम को ऑपरेट कर रहा, तो ये ऑपरेट इंडिपेंडेंट करेगा, इंडिपेंडेंस हो इंडिपेंडेंट होकर कर रहा। ठीक है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं, INDPENDA डिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट होकर काम कर। ठीक है, इस पर कैपिटलिस्ट क्लास का इंडिपेंडेंसी नहीं है, इस पर कैपिटलिस्ट क्लास का कोई भी इंडिपेंडेंसी नहीं। ठीक है ना, इसके ऊपर कैपिटलिस्ट क्लास इंडिपेंडेंट कंट्रोल करके नहीं रखी। लेकिन हाँ, जब ये काम करता है ना, तो ज्यादा ध्यान रहे कि कैपिटलिस्ट क्लास के अकॉर्डिंग ही काम करता है, ज्यादा इंटरेस्ट रहता है वो कैपिटलिस्ट क्लास के अकॉर्डिंग ही करेगा। ये बात सुन लो, ठीक है ना, ज्यादा इंटरेस्ट इसके अकॉर्डिंग रहेगा। मतलब जब मान लो कोई पॉलिसी ला रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टेट, तो उस पॉलिसी में वो 60% फायदा कैपिटलिस्ट क्लास को पहुंचाएगा, तो 40% वो वर्किंग क्लास को पहुंचाएगा। ठीक है, तो इस तरह देखो भाई, ये रिलेटिव ऑटोनोमी मतलब वो खुद से डिसीजन लेना। ऑटोनोमी का मतलब क्या, खुद से डिसीजन लेना। और ये जो डिसीजन ले रहा ना, ये रिलेट करके ले रहा। 60% अगर क्लास के कैपिटलिस्ट का लिए ले रहा, तो 40% वो वर्कर के लिए भी ले रहा, तो इसलिए इसको रिलेटिव ऑटोनोमी बोलते हैं। समझ में आया? आ गया ना? ठीक, हाँ मतलब थोड़ा सा ये सब रहता है। मतलब एक तरह का स्टेट जो है ना, वो कैपिटलिज्म के प्रेशर से फ्री है, उसको कैपिटलिज्म कोई प्रेशर नहीं डाल सकता, वो इंडिपेंडेंट होकर ऑपरेट करता है। लेकिन जब वो कोई काम करता है तो वो वर्किंग क्लास के लिए भी सोचता है ना, और इसके लिए भी सोचता है, कैपिटलिस्ट के लिए ज्यादा। ठीक है, तो बोल रहा है कि रिलेटेड होके काम कर। ठीक है, रिलेटेड होकर काम, थोड़ा सा है मतलब प्रॉब्लम ये वाला टॉपिक समझने में।
हो जाता है कि ठीक है ना। मिलीबैंड तो पढ़ा दी थी, स्ट्रक्चर में ही थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मिलीबैंड तो आसान है कि कौन समझता है स्टेट को नौकर, है ना, कौन समझता है स्टेट को कि रिलेटिव ऑटोनोमी है, तो वो है तुम्हारा, हाँ ठीक है ना, निकोलस, ये सॉरी क्या नाम है, पोलाटास, पोलाटास समझते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिलेटिव लेके काम करता है, वो कैपिटलिस्ट के बारे में भी सोच रहा है स्टेट के, लेकिन ज्यादा ज्यादा किसके बारे में सोच रहा है, वो कैपिटलिस्ट के लिए बारे में सोच रहा है ना। डिसीजन खुद ले रहा है लेकिन रिलेटिव करके डिसीजन ले रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म की, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म। तो लुईस अल्थुसर ने ये दिया, लुईस अल्थुसर भी क्या है कि स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म के थिंकर है। देख लो तुमको ऐसे याद करना है, स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म के थिंकर एसपी, पी से प्रोटास, ठीक है। बुक पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास, 96 की। ये स्टेट को क्या समझते हैं, स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म वाले स्टेट को क्या बोलते हैं, रिलेटिव ऑटोनॉमी। और स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म के थिंकर का नाम है लुईस अल्थुसर, ठीक है। बताओ अब यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को हो रही है क्या। इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म किसने दिया था, इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म। स्टेट को सर्वेंट कौन समझता है कि स्टेट सर्वेंट है। हाँ मेरी पहले तो ऐसे याद रखो, हाँ ठीक है। अच्छा स्टेट को रिलेटिव ऑटोनॉमी कौन समझता है, मिलीबैंड बोलो। और मिलीबैंड के सुनो, पोलाटास तो बोल रहे, साथ में ये भी बोलो कि स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म के थिंकर पोलाटास। दो क्वेश्चन उसे बनेगा, एक तो ऐसे भी बोलेगा कौन मार्क्सिज्म वाले स्टेट को रिलेटिव ऑटोनॉमी मानते हैं, थिंकर से भी पूछ सकता है, मार्क्सिज्म से भी क्वेश्चन लगा के पूछ सकता है, ठीक है। तो दोनों याद रखो कि इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म और क्या नाम है, इंस्ट्रूमेंटल मार्क्सिज्म और मिलीबैंड, ये स्टेट को क्या मानते हैं, है ना, स्टेट को मानते हैं सर्वेंट। स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म के थिंकर जो प्लोटास है, निकोस प्लोटास, वो मानते हैं स्टेट को रिलेटिव ऑटोनॉमी। स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म के एक थिंकर का नाम क्या है, लुईस अल्थुसर, ठीक है। बताओ हाँ कोई प्रॉब्लम है, नहीं ना प्रॉब्लम है, चलो क्लियर होते जा रहा है, ठीक है। आज अच्छा प्रॉब्लम हो रही क्या कुछ, बताओ तो पहले, नहीं ना, आवाज क्लियर है, चलो आज। और अब स्प्रिंग पढ़ेंगे, अगर तुम लोगों को टाइम मिलेगा ना। अरब स्प्रिंग कराई थी, अच्छा कराई थी तो पार कर देती है इसको, ये किया हो तुम्हारा, हमको लग रहा नहीं ऐसे रिवीजन हो जाएगा, आप करवा दीजिए, करवा दो। मैं तुम लोगों को सोच रही थी, मैं तुम लोगों को सोच रही थी ना एक नया टॉपिक पढ़ाने के लिए, जो नीट का तो सिलेबस है नहीं बट वो करंट टॉपिक, जैसे कि मैं सोच रही थी तुम लोगों को पढ़ाने के लिए जिसके से अभी इजराइल फिलिस्तीन, नहीं इजराइल ईरान यूएसए का वार पढ़ाना चाह रही थी। जैसे इजराइल ईरान का रिलेशन, एक क्वेश्चन मैं देखी हूँ इसमें आया है तुम्हारा नेट में, इस्लामिक रिवोल्यूशन, और वो नेट का क्वेश्चन मैं देखी थी 1979, ठीक है। तो वो जब तुम पढ़ोगी ना ईरान और इजराइल का रिलेशन, तो वहां पे आएगा इस्लामिक रिवोल्यूशन। 1948 में इजराइल को स्टैब्लिश किया जाता है। इस तरह से कहानी को हम सोचे तो पढ़ाएंगे तुम लोगों दोनों का रिलेशन, हमको अच्छा लगा पढ़कर, इसलिए हम सोचे तुम लोग पढ़ाएंगे। अरे मैं बीच में भी कान देती तुम नहीं रहा, चलो रहने दो। चलो मैं कीवर्ड से पढ़ाती हूँ, है ना, ये मैं यहाँ बना कर बनाती हूँ, फ्लो चार्ट बना के पढ़ाती हूँ तो अच्छा लगेगा। चलो अरब स्प्रिंग का कहानी क्या है मैं बता दूं। देखती हूँ यहाँ बनाती तो ज्यादा अच्छा, चलो छोड़ो। अरब स्प्रिंग, ठीक है, थोड़ा बड़ा जगह चाहिए नीचे, ठीक यहाँ, ठीक यहाँ पे ठीक है ना, आ जाओ। ओहो अरब स्प्रिंग तुम लोग को हो गया है, इसलिए मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ, है ना।
अरब स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग कब स्टार्ट हुई थी? डेट याद करो। 2010। 10 में तो, लेकिन वो जो प्रोटेस्ट कब स्टार्ट हुआ था? 10 से तो कहानी स्टार्ट हुई थी, 10 से कहानी स्टार्ट हुई थी, लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो तुम्हारा 14 जनवरी 2011, ओ सॉरी 2011 है, 2011, ठीक है। अरब स्प्रिंग का डेट क्या है? ये क्या होगा? कुछ भी 14 जनवरी ये क्या आ 2011। जा रहा है? कुछ भी लिख रही हो तो ये लंबा सा लगे। अरब स्प्रिंग जो है कब स्टार्ट हुई थी? 14 जनवरी 2011। बिल्कुल। डेट है तुम्हारा 14 जनवरी 2011, ठीक है, ठीक है। कहानी क्या था कि हम तुम लोग को बताए थे कि एक तुम्हारा वहां पे क्या था? हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। स्ट्रीट वेंडर था जिसको जला दिया गया था। हाँ, इसका नाम था, देखो ये जो स्टार्ट कहाँ पे होता पहले, कुछ नाम था। हाँ हाँ मैं बता रही हूँ, देखो बजौजी। हाँ बजौजी, नाम था मोहम्मद बजौजी, ठीक है, मोहम्मद बजौजी। स्टार्ट जो हुआ था तुम्हारा, सॉरी स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तुनिशिया से, तुनिशिया। तुनिशिया है ना। अरब स्प्रिंग स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तुनिशिया से, ठीक है। तुनिशिया से क्या हुआ था, इस कैसे स्टार्ट हुआ था, मैं यहाँ भी लिखी कि ये स्टार्ट किसके रिस्पॉन्स में हुआ था? जो तुम्हारा मोहम्मद है ना, मोहम्मद बजौजी ने अपने आप को आग लगाने दी। स्टोरी बताओ ना। बजौजी, बजौजी, बजौजी नहीं थे, बजौजी था, बजौजी नहीं था। सेल्फ सेल्फ इमोलेशन, आग लगाना, ठीक है। मोहम्मद बजौजी ने जब खुद को आग लगाया तब ये तुनिसिया से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ये कहाँ कहाँ तक फैला था, ये देखो, ये जो प्रोटेस्ट है ये स्प्रेड कहाँ कहाँ तक हुआ था? इजिप्ट में। रुक जाओ एक मिनट, बताओ। इजिप्ट, इजिप्ट में, एक मिनट, एक एक करके बताओ। इजिप्ट, इजिप्ट, लीबिया, लीबिया, सर्बिया, लीबिया, सीरिया, और बोलो, बहरीन, बहरीन में, यमन, यमन, ठीक है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था कि जो बजौजी है ना, ये एक फ्रूट लगाता था, ठीक है, फ्रूट वेंडर था, ठीक है, ठेला लगाता था फ्रूट का। पुलिस क्या रहता है, पुलिस जो रहता है ना उसके ठेला को रख लेता है, वो रोज जाता है, गरीब इंसान था, फल बेचने वाला कितना गरीब रहता है, रोज जाता है, बोलता है कि दे दीजिए दे दीजिए, वो लोग देता ही नहीं, ठीक है, पैसा मांगता है, करप्शन, बहुत बहुत करप्शन फैल गया था, ठीक है। तब जाके वो जब नहीं देता है, उसका एक इंसान होता है ना कि अब उसका सारा सारा चीज उसका डिपेंड कर रही है उसके कमाई पे, है ना, पूरा उसकी कमाई पे डिपेंड कर रही है, और उसको मिल नहीं रहा वो चीज, बस वो क्या कि अपने आप को आग लगा। जब ये आग लगाया ना, तो अरब स्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं कि एक सीरीज है, किस चीज का सीरीज है? सीरीज ऑफ प्रो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लाने का एक सीरीज है, वहां पे डेमोक्रेसी आएगी, ठीक है। क्या अब जो गवर्नमेंट है खत्म करो और यहाँ पे डेमोक्रेसी आएगी। अब पूरा फैल गया था ये, इजिप्ट में लड़ाई होने लगा, लीबिया में, अच्छी एल है, ये है एल है लीबिया। आवाज कट रहा, एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड, मैं ठीक कर रही हूँ।
देखो तो अभी भी कट रहा क्या? हेलो, आवाज कट रही है? अब ठीक है। वो थोड़ा सा इंटरनेट का इशू होने लगा ना, इसलिए प्रॉब्लम। ठीक है, चलो आ जाओ। एक चीज आज तुम लोग को यहाँ मैं नया पढ़ाऊंगी। अच्छा, इसी को ना जैस्मिन रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसी को जैस्मिन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, मैं लिखूंगी, ऊपर भी पढ़ाऊंगी। इसका गोल क्या था यहाँ पे? ये लड़ाई क्यों किया गया था? डेमोक्रेसी लाने के लिए, ठीक है, फ्री इलेक्शन करवाने के लिए, और भी बहुत सारा था। ये मेन है जो करवा रहे, रिजीम चेंज करने के लिए, ईटीसी कर देती, ठीक है, ठीक है, ये सब था। आ जाओ यहाँ पर, जहाँ था बस यही था। देख लो 2010 में तो स्टार्ट हुआ था ये एक सीरीज प्रो डेमोक्रेसी का। ये एक प्रोटेस्ट था, स्टीप अक्रॉस पूरा अरब वर्ल्ड में फैल गया था। 2010 में स्टार्ट हुआ था, पिक 2011 में पिक पे पहुंचा था। टूनिसिया से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। महमूद बजौजी जो है अपने आप को सेल्फ इमुलेशन का लेता, आग लगा लेता है। ये एक स्ट्रीट वेंडर था जो खुद को ही क्या करता है, प्रोटेस्ट में अपने आप को आग लगा देता है, पुलिस के करप्शन की वजह कर। पुलिस ने उसके साथ इल ट्रीटमेंट किया था, इसकी वजह कर। ये जो एक्ट है ये डिफेंस स्पार्कड वाइड स्प्रेड डिमॉन्स्ट्रेशन एंड कॉल फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म अक्रॉस द रीजन, पूरे रीजन में फैल गए, है ना। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि जैन इल आबिदीन बिन अली को वहां से हटाया गया, है ना। ये सक्सेस हुआ तुनिशिया में, है ना, वहां डेमोक्रेसी लाया गया था। लीबिया, इजिप्ट, यमन, सीरिया, बहरीन, याद करो ये 5 कंट्रीज है। लीबिया, इजिप्ट, यमन, सीरिया, बहरीन और सीरिया, है ना, याद करो। लीबिया है, इजिप्ट है, यमन है, सीरिया है, बहरीन है, ठीक है। ये 5 कंट्री का नाम तुम लोग मुझे बताना। ये जो ट्रांजेक्शन था इसको हम लोग बोलेंगे जैस्मिन रेवोल्यूशन। लेकिन एक चीज आ याद, ये अरब कंट्री के अंदर फैला था, लेकिन यूएई में, सऊदी अरब में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था, याद रखना। सऊदी अरब में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था, याद रखना। खत्म हुआ तुम्हारा। एक बार कंट्री का नाम बताओ तो। यमन, लीबिया, बहरीन, यमन, बहरीन, सीरिया, लीबिया। यमन, लीबिया, बहरीन, सीरिया, और एक बताओ, इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट। चलो हो गया रिवीजन, खत्म हो गया। आज वार करने का तरीका हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम में आता है। सुनो भाई, लॉ ऑफ वार एंड स्टेट सिक्योरिटी, वार करने का भी तरीका है, ठीक है। वार इज नॉट ऑलवेज इलीगल, वार हमेशा इलीगल नहीं होता है। कुछ टाइम में वार माइट बी जस्टिफाइड, कुछ टाइम में वार जो है जस्टिफाइड होता है। द क्वेश्चन देन इज व्हेन इट इज लीगल, लीगल कब होता है? क्वेश्चन पूछे कि भाई तो ठीक है, लीगल कब? लीगल फॉर द स्टेट गो टू वार एंड देन इट इज नॉट, कब वार लीगल है कब नहीं। एंड व्हाट एक्शन स्टेट अलाउड टू टेक वार, व्हाट आर दे नॉट अलाउड। बोला कि यहाँ पे समझो, वार हमेशा लीगल होता है, लेकिन कभी कभी वार जो है जस्टिफाई भी होता है। तो क्वेश्चन उठ रहा है कि कब लीगल होता है, कब स्टेट को कब स्टेट वार में जाएगी तो वो लीगल कहलाएगी, और कब इनलीगल कहलाएगी, ठीक है। ये पूछ रहा था क्वेश्चन। एंड क्या एक्शन स्टेट का अलाउ देता है वार में, क्या एक्शन स्टेट को अलाउ करेगा। मान लो ये वार की कंडीशन, तो जस्ट वार करने के लिए भाई वार तो लीगल नहीं होता है, वार लीगल है ना। बोला हमेशा वार इलीगल नहीं होता है, वार हमेशा इलीगल नहीं होता है ना, कभी कभी जस्टिफाई होता है, वार कभी कभी जस्टिफाई होता है, ठीक है। वार में तो कब, वेन इट इज लीगल, कब वार में जाएंगे तो लीगल कहलाएगा, और कब वार में लीगल नहीं कहलाएगा। क्या स्टेट को वार के अंदर स्टेट को क्या करने के लिए अलाउ देना चाहिए, क्या एक्शन करने के अलाउ देना चाहिए, और क्या एक्शन अलाउ करने के लिए नहीं देना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना, यही सब बताना। ये ही जस्ट थ्योरी वार, ठीक है। बोल रहा है कि जस्ट थ्योरी, यहाँ पे हेडिंग मिट गया है, लेकिन इसका हेडिंग यही होगा कि जस्ट थ्योरी। जस्ट थ्योरी क्या क्या बोल रही है कि वार हमेशा लीगल नहीं, वार कभी कभी जस्टिफाई भी होता है,
वार वार में कब हम वार जाएंगे तो इलीगल कहलाएगा। When it is illegal for state go to war, कब जब हम वार में जाएंगे तो लीगल कहलाएगा और कब हम वार में जाएंगे तो इलीगल कहलाएगा, है ना। कब इलीगल कहलाएगा, कब लीगल कहलाएगा। कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे वार जस्टिफाई होगा और कौन सा ऐसा सिचुएशन जहाँ पे वार जो है लीगल कहलाएगा। सॉरी उल्टा बोल दी। कौन सा ऐसा सिचुएशन है जब जहाँ पे जाएंगे तो वार जो है जस्टिफाई नहीं कहलाएगा और कौन सा ऐसा सिचुएशन है जब हम वार करने जाएंगे तो वहां पे इलीगल कहलाएगा। ये जस्ट वार थ्योरी बताती है। ठीक है, क्या वार में क्या एक्शन करने के अलाव है, वार में क्या एक्शन नहीं करने के अलाव है, ये सब जस्ट थ्योरी। इसलिए जस्ट थ्योरी ने क्या किया, इंटरनेशनल लॉ के कैटेगरी के अकॉर्डिंग, है ना, वार को दो पार्ट में बांट दिया। देखो, टू कैटेगरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ डिजाइन डील विद द इशू। इंटरनेशनल लॉ ने क्या किया है, वार को डील करने के लिए दो कैटेगरी में वार को बांट दिया है। एक है जस्ट एड बिलम और एक है जस्ट इन बिलो। Just ad bilum deal with the question of the when it is legal to go on। ये आपको बताएगा कि आपको वार में कब जाना है। ठीक है, जस्ट एड बिलम बताएगा कि इट इज लीगल, कि आप वार में कब आप लीगल है। ठीक है, आप वार में कब लीगल ये बताता है। जस्ट इन बिलो डील विद द क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन को डील करेगा कि व्हाट एक्ट आर द कंसिडर लीगल इलीगल। कब आपको बताएगा, जब यहाँ पे जाना बोल रहा कि कब जब आप वार करने जा रहे हैं तो वो लीगल कहलाएगा। लेकिन वार के अंदर फाइटिंग के ड्यूरिंग क्या इलीगल है क्या लीगल है, ये आपको जस्ट एंड बिलो बताएगा। ये वार के ड्यूरिंग बताएगा और ये वार को जाने से, जब आप वार में जा रहे हैं ना, इट इज इलीगल टू गो वार। आप वार करने के लिए जा रहे हैं तो आपको बताएगा कि आप जो वार करने जा रहे हैं ना वो लीगल है या नहीं, ये बताएगा जस्ट एंड बिलो। और जब वार के अंदर है, ड्यूरिंग है, ठीक है, वो आपको बताएगा कि आप जब फाइट कर रहे हैं ना तो क्या इलीगल है और क्या लीगल है। आपको क्या काम करना है तो लीगल कहलाएगा, क्या काम नहीं करना है जो इलीगल है। ठीक है, जब ये ड्यूरिंग है ये जाने के लिए बताएगा, जब आपको वार में जाना है तब। ठीक है, ये वार से पहले की है, ये ड्यूरिंग में वार है। अब जस्ट एंड विलन देखेंगे। जस्ट एंड विलन बोलता आपको वार करने जाना है ना, एक पर्सन है ये, इसको वार करने के लिए जाना है। तो ये वार करने के लिए आपको जाने के लिए आपको लीगल बताना पड़ेगा कि आप वार क्यों कर रहे हैं, तब लीगल कहना है ना, वार पे जाने के लिए। तो आपको जस्ट कॉज बनाना पड़ेगा, सही रीजन बताना पड़ेगा कि आप वार क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है, ए और बी 10 बार कन्वेंशन साइन कर रहा है, ट्रीटी साइन कर रहा है, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो लास्ट रिजॉर्ट हम लोग के पास वार बचा, इसलिए हम वार करने जा रहे थे। प्रॉपर ऑथोरिटी, वार मस्ट बी डिक्लेयर बाय द लेजिटिमेट गवर्नर बॉडी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो रहेगा वही ना अनाउंसमेंट करेगा कि हमको आपसे, हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट होगा वही ना अनाउंसमेंट करेगा कि हमको आपसे वार करना है ना। कोई तो पर्सन रैंडमली आके नहीं बोल देगा कि हम वार करेंगे। इंडिया का वार पाकिस्तान से हो तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंसमेंट करेंगे कि वार करना है, जो भी डिसीजन वगैरह लेंगे। अब ऐसा तो नहीं तुम्हारा कोई भी रैंडमली पर्सन उठा, अमित शाह हम वार करेंगे, ऐसे नहीं होगा। जो जो लेजिटिमेट पर्सन उसको बोलना पड़ेगा भाई। वार का राइट इंटेंशन होना चाहिए, मोटिवेशन सिर्फ मोरल होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पीस को रिजोर्ट करने की कोशिश करो। आप तुम देखते हो इंडिया पाकिस्तान में जब वार हुआ था पहलगाम, ठीक है, तो उस टाइम फाइटिंग चल रहा था, तो फाइटिंग ड्यूरिंग बोला जाता है सिविलियन पे अटैक नहीं होना चाहिए। सिविलियन वार चलता है तो हमेशा यही बात बोलता है आदमी, सिविलियन पे अटैक नहीं होगा। मिलिट्री अड्डों पे, मिलिट्री जगह पे, इंडिया में जाके मिलिट्री, इंडिया ने जब रिटेलाइजेशन किया था पाकिस्तान के ऊपर, तो सिविलियन के अड्डे पे नहीं, मिलिट्री या फिर टेररिस्ट अड्डा पे जाके उन्होंने अटैक किया था। तो वार यही है, पीस मेंटेन करना पड़ेगा, आप सिविलियन पे अटैक नहीं कर सकते। राइट अटेंशन होना चाहिए, रीजनेबल चांस ऑफ सक्सेस, अवॉइड फ्यूटल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब एक बहुत भयानक वार होता ना, ये नहीं कि हमको वार को जीतने के लिए अपने वार को भयानक बना देंगे। जो तुम्हारा यूएसए ने किया था जापान के साथ, बताओ तो वो जस्ट वार थ्योरी के अंदर आएगा? यूएसए ने जो जापान के साथ किया था वो जस्ट वार थ्योरी के अंदर नहीं आया। नहीं, जस्ट वार नहीं था, नहीं होता जस्ट वार। ठीक है भाई, प्रोपोर्शनल मीन्स होना चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई कैसे प्रोपोर्शनल मीन्स याद करो, ये तो रेड नहीं हुआ लेकिन ये करना है, ये भी है। प्रोपोर्शनल मीन्स क्या, मैं इंडिया है, इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट नेपाल से हो रहा, मान लो इंडिया एक न्यूक्लियर कंट्री है, ठीक है, इसके पास न्यूक्लियर वेपन है,
और नेपाल के पास नहीं है इस तरह का इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब वार होगा, इंडिया चाहेगी कि चलो भाई एक ही इमेज को नेपाल को खत्म कर दो, तो ऐसा नहीं होगा, प्रोपोर्शनल लड़ाई कीजिए। आप अपने वार में न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नेपाल जो है उसके पास नहीं है वो मीन्स उसके पास नहीं है, तो फिर कैसे होगा, है ना। या फिर मान लो कि इंडिया पास ना होता, कोई अदर कंट्री इंडिया से लड़ाई करती, तो प्रोपोर्शनल मीन्स यूज करना पड़ेगा, जो वो यूज करा उतने लेवल का लड़ाई होना चाहिए। ठीक है, द एंड थॉट मस्ट बी जस्टिफाई एफर्ट एंड हार्म कॉज। हार्म होगा तो बिल्कुल कॉज वाला भी, इतने आप उतने में उसको पूरा नुकसान कर दीजिए ना, उतने में आप जितना नेपाल के पास विपेन है, आप उतना विपेन यूज करके उसको खत्म कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको खत्म कर दीजिए। लेकिन आप न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन, जैसे साउथ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, वो भी हाइड्रोजन का, है ना, जबकि तुमको साउथ कोरिया के पास नहीं मिलेगा। अब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में लड़ाई होगा, तो ऐसा नहीं कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को हटाने के लिए हाइड्रोजन बम छोड़ दे, ऐसा नहीं कर सकता वो, फिर जस्ट थ्योरी के अंदर नहीं आएगा, तब ये प्रोपोर्शनल मीन्स नहीं होगी। ठीक है, ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, तो भाई सुनो, ये प्रिंसिपल जो है इसका जस्ट एड बेलम जो है, इसके अंदर राइट ऑथोरिटी, राइट अटेंशन, रीजनेबल होप, प्रोपोर्शनलिटी, लास्ट रिजोर्ट, इन सब के बेस पे लड़ाई होनी चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ, जस्ट एंड बेलम, राइट कंडक्ट इन वार के अंदर, जंग के अंदर आपको सही कंडक्ट करना है। ठीक है, वार जस्ट वार ट्रेडिशन ऑल्सो एड्रेस द लेजिटिमेट कंडक्ट ऑफ वार, ये वार के अंदर जस्ट इन बिलो भी बोले, है ना, जस्ट इन, वही तो है, जस्ट इन बिलो, इसको राइट कंडक्ट इन वार बोलेंगे। फर्स्ट, डिस्टेंस कॉम्बेटेंस, नॉन कॉम्बेटेंस मस्ट डिफरेंट विथ नॉन कॉम्बेटेंस प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म सच एज पॉसिबल, हैंस द प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉम्बेट इम्यूनिटी। मैं इसके बारे में बता रही हूँ, देखो जब तुम्हारा वार होता है ना, जब दो लोगों के बीच में वार हो रहा, ठीक है, तो वार में क्या होता है कि, अच्छा आवाज आ रही है तुम लोगों, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम दे रहा है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, है ना, आवाज क्लियर है ना। नहीं पता है क्या हो रहा तुम्हारा, जैसे मैं यूज नहीं की हूँ एक जरा भी नहीं, पता नहीं हम आज कॉल सोचे हम करेंगे, हट जा रहा है, इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साइड से, हट जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक मिनट को तो लाने दो, तो हट जाएगा। तो तुम लोग रेस्ट कर लो, ऐसे भी कंटिन्यू क्लास चला है ना। हम ना सबको मना कर दिए कि जब हम क्लास कराएंगे ना तो कॉल नहीं करने के लिए, क्योंकि कॉल करने से क्या होता है कि हर जाता है, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, तो सारे लोग मान गए हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम हो जाता था। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, बोले क्या देखो, हाँ अब नहीं हटेंगे, अब हम उसको ये कर देना, एक्चुअल में मेरे हाथ से टिपा जा रही, वो स्क्रीन लॉक नहीं कर सकती। कॉम्बाइंड नॉन कॉम्बाइंड, ये दोनों डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है भाई, कंबाइंड्स और नॉन कंबाइंड्स डिफरेंट, ठीक ना। नॉन कंबाइंड्स का मतलब समझो कौन होता है, नॉन कंबाइंड्स, ठीक है, ये जो होता है ना, ये सिविलियन होते हैं, ठीक है, ठीक है, जो लड़ाई नहीं कर रहे, तो ड्यूरिंग द वार आप सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो फर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द वार आप हार्म, नॉन कम्बैट्स को आप हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं ड्यूरिंग द वार, क्योंकि ये वार के अंदर का बात नहीं बोल रहा। आप कॉम्बैट्स को पहुंचा सकते हैं। कॉम्बैट कौन है, ये आपसे लड़ाई कर रहा है ना, ये आपका दुश्मन, ये लड़ाई, ये सोल्जर, ये मिलिट्री है, ये मिलिट्री है, ये सोल्जर है, ठीक है। लेकिन और जब आप वार करें, आप न्यूक्लियर वेपन को फेंकिए, मतलब जो भी आप अटैक कीजिए, इस
मिसाइल वगैरह को अटैक कीजिए, लेकिन आप सिविलियन को, नॉन कम्बाइंड को कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं। आपको वार में डिफरेंस करना होगा कॉम्बाइंड और नॉन कॉम्बाइंड के बीच में। जब आप वार करें तो आपको फर्क करना होगा कॉम्बाइंड और नॉन कॉम्बाइंड। आपको पहचानना होगा कि कॉम्बाइंड कौन है और नॉन कॉम्बाइंड कौन है। कॉम्बाइंड के अंदर आ जाएंगे जिससे आपकी लड़ाई चल रही है, मिलिट्री है ना, लेकिन नॉन कॉम्बैट कौन है, वो सिविलियन है ना, वो उनको किसी तरह का नहीं होना चाहिए नुकसान, ठीक है। द मीन्स ऑफ वायलेंस यूज मस्ट बी प्रोपोनेट टू एंड टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बोल रहा है कि ऐसा नहीं, आप ना वायलेंस को मीन्स में यूज करें, प्रोपोर्शनलिटी यूज करें। यूएसए ने जो जापान के साथ किया वो प्रोपोर्शनेट नहीं था, ठीक है, ड्यूरिंग द वार यूज किया था ना, वो ड्यूरिंग द वार यूज किया था, इसलिए उसको बोलेंगे हम जस्ट इन बिलो। यूएस ने जो जापान के ऊपर बम फेंका था ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बोले तो जस्ट इन बिलो। बोले क्यों, क्योंकि वो ड्यूरिंग द वार किया और वो प्रोपोनेट नहीं था। और यहाँ पर भी क्या बोल रहा, दोनों में डिफरेंस सुनो, यहाँ पर भी बोला कि प्रोपोर्शनलेट मीन्स यूज करो। तुम जंग करने के लिए जा रही हो, उस टाइम तुम ऐसे सामान लेके ना जाओ जिसकी वजह से दूसरों का बहुत हार्म है ना, जो मीन्स तुम यूज करो वही मीन्स उसको यूज करो। वार से जाने से पहले का यहाँ बोला, और ड्यूरिंग वार में इसको प्रोपोर्शनल मीन्स को यूज करना है, ठीक है। ड्यूरिंग वार जब अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वार में जापान के साथ लड़ाई कर रही थी, तो जो उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराया, वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में नहीं आई थी, ठीक ना। आपने क्या किया, अचीव करने के लिए, वार को अचीव करने के लिए, है ना, आपने वैल्यूज का यूज कर दिया, तो ये जस्ट इन वैल्यू है, ये गलत। आपको राइट करने की वार करना चाहिए। ड्यूरिंग द वार आप उतने ही लड़ाई कीजिए, उतने ही उसको खत्म कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अननेसेसरी ह्यूमन सफरिंग शुड बी अवॉइड ऑल कॉस्ट। अननेसेसरी तरीके से आप इंसान को नहीं सोचिएगा कि हम उसको ये कर रहे हैं। दिस थर्ड क्वालिफिकेशन लीड टू बैनिंग द यूज ऑफ पार्टिकुलर हेनियोस वेपन। हेनियोस वेपन का मतलब क्या, जो अमेरिका वाले ही आएगा बार बार, अमेरिका ने जो यूज किया था इतना भयानक, वो इतना भयानक वो न्यूक्लियर वेपन को यूज किया था ना, कि पूरा डीएनए उसका बर्बाद कर दिया था, जापान का डीएनए। आप इस तरह का ये को नहीं यूज कर सकते हैं, है ना, इस तरह का यूज करने से बैन जस्ट थ्योरी मना करती है, जस्ट थ्योरी का जस्ट इन बिलो ना मना करती है कि आप अननेसेसरी ह्यूमन सफरिंग से अवॉइड करिए, हर और पोस्ट में हर तरह आप वार कीजिए, आप ऐसा वेपन यूज कीजिए कि ऐसा नहीं कि उसका जनरेशन को ही बर्बाद कर, ठीक है। फेयर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर वार। आप ड्यूरिंग द वार क्या किए, ड्यूरिंग द वार आपने क्या किया, आपने मिलिट्री को, ए और बी के बीच में लड़ाई होता है, तो मान लो बी हारा, तो बी के मिलिट्री को क्या कर लेता, अपने अंदर रख लेता, ठीक है। आप उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट कीजिए। अब मेरी एक बात सुनो, जब जापान ने मंचूरिया पे हमला किया था ना, मंचूरिया का डेट बताओ कब हमला किया था जापान मंचूरिया के ऊपर, 1931 में हमला किया मंचूरिया पे। तो मंचूरिया का जितना भी प्रिजनर था ना, उसको अपना प्रिजनर को ले जाके एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया था, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। बताओ, ये जस्ट एंड बिलो के अंदर आएगी, बताओ, नहीं ना, गलत है ना ये। फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वार प्रिजनर करना है, वार के प्रिजनर के साथ आपको अच्छे से ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा जस्ट वार थ्योरी कंप्लीट। फैमिलीज पढ़ाने का टाइम नहीं, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन बहुत सारा। पहले ये करो, सेकंड जनरेशन के अंदर, हाँ है ना। अच्छा ये वाला बताओ कि इनमें से कौन कौन सा थिंकर रियलिस्टिक स्कूल से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं है, सॉरी, नॉट एसोसिएटेड है, सॉरी। ऑप्शन 4। कल का जो क्लास किया होगा उसको पता होगा रॉबर्टसन किस चीज के थिंकर, आइडियलिज्म के, इमरान खान, आइडियलिस्ट थिंकर है थियरी, लिबरलिज्म, ठीक है। वन डायमेंशनल मैन किसने दिया, कल का क्लास में पढ़ाया गया, हेल्बर्ट मार्कस। बहुत इजी है, बताओ। वुडरो
कंफ्यूजन। कब डेट बताओ? 19 जनवरी 18 जनवरी 1918। 1918 सही बोल रही हो ना? बोलो। कंफ्यूज कर रही हो। मुझे याद है, हम तुम लोग का देखना चाह रहे। बताओ। बोलो। हमको तो 1918 ही याद है। कंफ्यूज क्यों हो रही है? बोलो। 1918 ही है। हाँ सही बोल रही। हम ऐसे ही कंफ्यूज कर रहे थे तो। और ये 18 नहीं है, 8 जनवरी ना। याद है। हाँ वो 8 है और उधर 18 है ना, उसी हाँ। में तो लग रहा था 18 तो होगा ही। अच्छा तुम लोग इसके ये कंफ्यूजन मत होना, ये कंफ्यूजन बहुत होता है। 19 ये तो तुम्हारा, देखो मेरी बात, पहले वर्साइल ट्रीटी 1999 में आई, उससे पहले ही तुम्हारा आ गई थी 1918 में 14 पेज पर। ऐसे करके याद करो, ठीक है? इसलिए मैं तुम लोगों को कंफ्यूज कर रही थी, ठीक है ना? वुड्रो विल्सन का है 8 जनवरी, यहाँ से याद रखना ना, ये वाला 8 यहाँ आ गया। ऐसे ट्रिक्स याद करो, ये 8 1918 और ये वाला 8 यहाँ आ गया जनवरी, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं ऐसा बात। जॉन मेनार्ड क्रिटिसाइज करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, क्यों? कल का क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। क्यों बोलते हैं? बोलो तुम लोग बोलो। एक मिनट बता रहे इतना स्पीड में गलत आंसर बताओ यार जी। कल में ऑप्शन 3 नंबर सारा ही लिखा हुआ था। इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्रेट डिप्रेशन आया था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, वेज रिड्यूस हो गया था, मार्केट का डिमांड, गुड एंड सर्विस का जो डिमांड है वो रिड्यूस हो गया था, इसलिए कैपिटलिज्म को वो क्रिटिसाइज करता है। ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया था, वो क्रिटिसाइज करता है कि अब हम लोग क्या लाएंगे, केनेसिज्म लाएंगे, है ना? जॉन मेनार्ड। इट इज लीड टू प्रॉस्पेरिटी, नहीं इससे कहा ये नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, ये करो। पढ़ाया हुआ तो है, करे क्या उसको? नहीं वो सीरियस से करने दो, मतलब जब ये करा देंगे ना तब कराएंगे ना। लक्ष्मी का नहीं हो जाएगा ना, वो नहीं की। लक्ष्मी है, गीता है। ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है इसमें से? करेक्ट स्टेटमेंट। एक मिनट दी बता दो। ऑप्शन 3 देखो मैं बोली थी कि जितना भी बायोलॉजिकल, केमिकल, न्यूक्लियर, ये सब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ना, पढ़ाई थी उस दिन। यहाँ पे लिखा हुआ कि बायोलॉजिकल वेपन जो है वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंदर नहीं आएगा, तो बी को ही पहले हटा दो। केमिकल वेपन कन्वेंशन का डेट अगर याद है तो बताओ। 1997 और यहाँ 1998 दिया हुआ है, गलत हो गया, इसलिए तुम्हारा आंसर 2 ही बनेगा। मैं उस दिन पढ़ाई थी तुमको कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है ये एक्सक्लूसिव वेपन, बहुत ध्यान रखना। केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंदर आती है। मैं उस दिन पढ़ाई थी कि न्यूक्लियर हो या केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, ये सब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंदर। एक सेकंड तुम लोग रुकोगी थोड़ा सा, मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा है बार बार कर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? चलो स्टार्ट करो। हाँ बोल दी ये बात, उनको लगा क्लास खत्म। ठीक है, इन टर्म ऑफ इंटरेस्ट तुम लोग ये सब एकदम छोटा मोटा क्वेश्चन हो गया है। लक्ष्मी तुम बताओ इसका आंसर। इसका ऑप्शन हाँ तुम पढ़ाया हुआ है, ये सब में बहुत टाइम लगा है ना, क्योंकि एकदम इजी क्वेश्चन है। ये नहीं पढ़ाऊंगी, ये नहीं पढ़ाऊंगी, जो नहीं कराई नहीं कराऊंगी। हाँ ये कराई हूँ ना। अच्छा ये मैं हाँ दी जाना मैं कराऊंगी, तुम लोगों को घबराओ मत, मैं कराऊंगी। ये करो,
रॉबर्ट कॉक्स, रॉबर्ट कहान और अलेक्जेंडर विनीत नहीं कराई हूँ। अच्छे करो करो करो, फिर मैं बताती हूँ। हालांकि ये सब ये तुम लोग कर लोगी, लेकिन लक्ष्मी और गीता के लिए प्रॉब्लम है। ऑप्शन 1। हाँ बोलो। और कॉपरेशन का बात कौन बोलता है? कॉपरेशन का बात करें, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म वाले बोलते हैं, है ना। रॉबर्ट कोहान क्या है? न्यू लिबरलिज्म के थिंकर है। ये लोग कॉपरेशन के बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल रिजीम को कॉपरेशन करना चाहिए। रॉबर्ट कॉक्स का ये वाला पढ़ाए थे, इंटरेक्शन बिटवीन सोशल फोर्स, फॉर्म ऑफ स्टेट एंड वर्ल्ड ऑर्डर, है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म भी तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और डी का रॉबर्ट वॉलकर जो है ये कंटिन्यूटी रिपीटेशन इन सोशल स्ट्रक्चर। बाकी मैं कराऊंगी तो फिर चलो करो कि वर्ल्ड बैंक किसके डिसीजन से निकल कर आए? वर्ल्ड बैंक को सेटअप करने का डिसीजन बहुत ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से दो चीज निकल के आया था, वर्ल्ड बैंक आईबीआरडी नाम से और आईएमएफ से आया था, है ना। अब चूंकि आईबीआरडी नाम चेंज कर दिया गया है, इसे वर्ल्ड बैंक ही बोल रहा है। ये मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी, वो हटा दी उसे हटा दूंगा। ये बताओ, अच्छा ये नहीं पढ़ाई ना, आईएमएफ ने पढ़ाई हूँ, आईएमएफ पे वर्ल्ड बैंक नहीं पढ़ाई ना। हेडक्वार्टर वाशिंगटन, गलती है। ऑप्शन 3। हाँ ये पढ़ाऊंगी, ऑप्शन सी 3 जो बताइए। नंबर 1 दूसरा गलत। सिक्योरिटी डायलेमा पढ़ लो। सिक्योरिटी डायलेमा पॉइंट किसने किया था, मैं इसको बता देती हूँ, जॉन हर्स ने, ठीक है ना। ये मैं उस दिन वहां नहीं लिखी थी, तुम लोग ऐसे याद करना। सिक्योरिटी डायलेमा का मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री को दूसरे कंट्री से डर है, जब हाँ डिस्ट्रस्ट है, तो वो क्या करेगा, उस डर में, डिस्ट्रस्ट में अपना सिक्योरिटी को बढ़ाएगा। उस डायलिमा का मतलब है किसी में फंस जाना। उस डर में क्या करेगा, अपने सिक्योरिटी को बढ़ाएगा। इस तरह से आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाएगा। इसको जॉन हर्स ने, जॉन हर्स। पावर मैक्सिमाइज करने के बारे में कौन बात करता है? पावर मैक्सिमाइज सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन कल भी आया। मिनिमाइज करने के लिए कौन बोला? ऑप्शन 1। फिर आया ये क्वेश्चन, वाशिंगटन कॉन्सेंसस से कौन कौन निकल कर आया? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ। आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ ने, कल हम इतना बताया कि डब्ल्यूटीओ नहीं होगा, फिर भी बोल रही है सुषमा डब्ल्यूटीओ कैसे होगा? डब्ल्यूटीओ नहीं होगा, सॉरी। ए और बी, हाँ क्या ए, बी और डी। ये क्वेश्चन क्या बोला कि विच आर द इंस्टीट्यूशन पार्ट ऑफ द वाशिंगटन कंसेंसस का कौन सा बोला है कि वाशिंगटन कौन कौन इंस्टीट्यूशन पार्ट है? आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है और यूएसए ट्रेजरी डिपार्टमेंट है। हाँ तो तुम्हारा हो गया आंसर ए बी डी। ए बी डी नहीं है कहीं पे आंसर, कैसे होगा? हाँ हाँ है, सी नहीं होगा, ठीक है ना, वो तो ट्रेड के लिए आया। लिबरलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या बोल, इसके फीचर क्या है? लिबरलिस्ट या लिबरलिज्म क्या है? बोलो, फ्री मार्केट इकोनॉमिक, इंडिविजुअल, इंसान, रैशनैलिटी, बिल्कुल सही बोली। नहीं 3 कैसे बोली सुषमा, ये हो गया। 3 तो होगा, 3 तो बोले, ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन 2 ए बी सी ना। ऑप्शन का मिस्टेक हुआ था इसलिए ए बी सी। हाँ बढ़ा के बोलिए, और क्या। इंडिया इज ए सिग्नेटरी, इंडिया किसको साइन नहीं किया है? जिसको नहीं साइन किया हटा दो उसको। सीटीपीटी को नहीं साइन किया है, सैल्ट 1 को साइन नहीं किया, एनपीटी को साइन नहीं किया, सीपीए को साइन किया, हाँ सीपा। चलो लो ये करो, अंटार्कटिका कब आई थी? ऑप्शन 2 कैसे बोली? अंटार्कटिका पढ़ाई 1951 59, एबीएम हाँ 1 होगा, ठीक बोली। अच्छा ये वाला तो वो पीटीबीटी है ना, पीटीबीटी, सॉरी पार्शियल टेस्ट पीटीबीटी। पीटीबीटी का दूसरा नाम है लिमिटेड टेस्ट बिन ट्रीटी 1963।
हाँ सही है ए। आईएमएफ के बारे में सही सही क्या है बताओ। इसका आंसर गलत है, खुद से आंसर बनाओ इसका। ये क्वेश्चन को एग्जाम में ड्रॉप कर दिया गया था, मतलब कि क्या बताता है, ड्रॉप क्वेश्चन। हाँ लेकिन फिर भी तुम लोग बताओगे कि तुम लोगों को पढ़ा हुआ है भाई। इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है ना? हाँ ऑप्शन गलत है, ये एग्जाम का ड्रॉप क्वेश्चन है, लेकिन तुम लोग बना सकती हो। होगा बी और डी, बी और डी होगा। क्या बोला कि ट्रू क्या, देखो आईएमएफए इज ए नॉट क्रिएट ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेडिन वुड कॉन्फ्रेंस से दो चीज निकल के आई थी भाई, आईएमएफए भी निकल के आई थी और तुम्हारा क्या निकल के आई थी, वर्ल्ड बैंक निकल के आई थी। ठीक है, बोला इट इज ए फंक्शन द इंस्पायर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। ये काम करता था एक्सचेंज, बिल्कुल ये एक्सचेंज चेंज रेट को चेंज करता था, ये भी सही है। ठीक है, ये न्यू लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करता था, बल्कि ये तो प्रमोट करता था। बोले क्रिटिक्स देखते हैं कि आईएमएफ एक पॉलिटिकल आर्म, एक मिनट, क्रिटिक्स देखते हैं कि आईएमएफ एज ए पॉलिटिकल आर्म ऑफ न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। एक मिनट, ए और बी, ए और बी, अच्छा ये तो सही हो जा रहा है, ए और बी तो सही हो जा रहा है ना। क्रिटिक्स देखते हैं आईएमएफ एक पॉलिटिकल आर्म है, ये भी क्रिटिक्स की बात तो नहीं लिखा होता, यही दोनों गलत होगा। ठीक है, सी और डी गलत हो जाएगा। आईएमएफ यूएन की एजेंसी है, तो ए और बी, इसका काम है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी करना। ठीक है, तो ऑप्शन तो ए और बी ठीक है, लेकिन ये ड्रॉप किया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, इसका आंसर को ड्रॉप, बी सी गलत गया है, गलती से हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन ड्रॉप क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कौन न्यू मार्क्सिज्म नहीं है, न्यू मार्क्सिज्म कौन नहीं है, न्यू मार्क्सिज्म। ऑप्शन 4 तो रोजा लग्जमबर्ग क्या है, इंपीरियलिज्म के थिंकर या ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म के थिंकर है। ट्रेडिशनल, वो तो इंपीरियलिज्म है, लेकिन हम ट्रेडिशनल भी पूरा भी पढ़ाए तो पता है ना कि ये मार्क्सिस्ट थिंकर है, ये मार्क्सिस्ट थिंकर है, न्यू नहीं है। ठीक है, जुगल हबरमास, ईड फोरम, हर्बर्ट मार्कस, ये सब क्या है, क्रिटिकल थ्योरी की थिंकर है। और क्रिटिकल थ्योरी किससे जुड़ा हुआ है, न्यू मार्क्सिस्ट से। हो गया है ना। चलो बताओ, ये तो आराम से बताओ। ऑप्शन 3 बोलो, लक्ष्मी का नहीं बोल रही। ऑप्शन 3 देखो भाई आंसर आ गया, तरीके जस्ट कंडक्ट वाला क्वेश्चन था, फिर भी दिखा देते। देखो बोले कि जस्ट एंड बिलो का मतलब क्या है, जस्ट कंडक्ट ऑफ वॉर है ना। क्या बोले कि रोक लगाना चाहिए लेजिटिमेट फोर्स को, गलत, रोक नहीं लगाना चाहिए, है ना। जस्ट रिसोर्स टू वार जो है, ये जस्ट एंड बिलो में गलत, जस्ट एंड बिलो। आ जाओ, ट्रू बताओ, इनपीटी और सीटीपीटी का क्या है, क्या बोले थे बा? ऑप्शन 4 ये तो बिना ऐसे समझे बड़ा आंसर बता दो। इंडिया ने इसको साइन किया था लेकिन रेटिफाई नहीं किया था, इंडिया ने ना तो इसको साइन किया था ना तो रेटिफाई, गलत। इंडिया ने साइन किया था, गलत, इंडिया ने साइन किया था, गलत। इंडिया ने नेदर साइन नॉर रेटिफाई इनपीटी एंड सीटीपीटी, है ना। क्वेश्चन रिपीट करना, लक्ष्मी, सुषमा लोगों के लिए क्वेश्चन अब इजी है, लक्ष्मी और गीता, गीता तो बोलिए हम क्लास रिकॉर्डेड देखेंगे। ठीक है, तो ये तो अभी नहीं नहीं, वो मुझे कल छुट्टी ली थी कि मैम हमको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसी घर में गेस्ट आने थे। अच्छा 2 बजे क्लास कंप्लीट।